1857। ये साल सुनते ही हमारे दिमाग में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और तोपों से बांधे गए विद्रोहियों की तस्वीरें कौंध जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। हमें लगता है कि हम इस कहानी को जानते हैं, लेकिन हमें जो स्रोत मिले हैं उन्हें खंगालने पर एक ज्यादा जटिल, ज्यादा उलझी हुई और कहीं ज्यादा दिलचस्प कहानी सामने आती है। हाँ, और आज हम इसी उलझी हुई कहानी की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों हुआ। क्यों हुआ, ये ज्यादा जरूरी है। और एक सवाल जो इतिहासकारों के बीच आज भी बहस का मुद्दा है, वो ये कि क्या 1857 की ये घटना वाकई भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम थी? हाँ, ये सवाल हमेशा उठता है। या जैसा कि कुछ इतिहासकार जैसे आरसी मजूमदार ने कहा कि ये न तो पहला था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। वाह, ये तो शुरुआत ही एक बड़े सवाल से हुई। तो चलिए इसी सवाल को अपनी पड़ताल का गाइडिंग स्टार बनाते हैं। हाँ, ठीक रहेगा। इन स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि 1857 असल में था क्या। शुरुआत करते हैं कारणों से। ये सब हुआ क्यों? अक्सर हमें स्कूल में बताया जाता है कि चर्बी वाले कारतूस ही मुख्य वजह थे, पर ये तो सिर्फ चिंगारी थी। बारूद तो सालों से जमा हो रहा था। बिल्कुल, ये एक प्रेशर कुकर जैसा था जो सालों से गैस पे चढ़ा हुआ था और बस सीटी बजने का इंतजार कर रहा था। क्या बात है। स्रोत बताते हैं कि इसके कई कारण थे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैनिक, और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो राजनीतिक मोर्चे से शुरू करते हैं। हाँ, राजनीतिक मोर्चे पर देखें तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक बहुत बड़ा मुद्दा थी। हड़प नीति, इसका सीधा साधा मतलब था अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं तो उसका राज, उसकी रियासत, सब कुछ कंपनी का हो जाएगा। हाँ। ये एक तरह से भारतीय रजवाड़ों के लिए एक शाही गेम ओवर जैसा था। सतारा, झांसी, नागपुर, एक एक करके कई रियासतें इसी नीति की भेंट चढ़ गई। ये सीधी सीधी लूट थी। बिल्कुल। और ये सिर्फ जमीन की लूट नहीं थी, ये सम्मान और पहचान की भी लूट थी। सोचिए, जिन राजवंशों का सदियों से शासन था, उन्हें एक झटके में कह दिया गया कि आपका अस्तित्व खत्म। और सहायक संधि भी तो थी। हाँ, सहायक संधि तो एक मीठा जहर थी। राजाओं को सुरक्षा का लालच देकर उनकी सेना भंग कर दी जाती और फिर वो पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर हो जाते। तो शासक वर्ग में जबरदस्त गुस्सा और बेबसी का माहौल था। बहुत ज्यादा। और ये गुस्सा सिर्फ महलों तक सीमित नहीं था। आम आदमी, किसान, कारीगर, वो भी पिस रहा था। सही कहा। स्रोतों में लगान वसूलने की जो नई नीतियां बताई गई हैं, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, ये नाम सुनने में भारी भरकम लगते हैं, लेकिन इनका असर सीधा साधा था। किसान की फसल का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कंपनी की तिजोरी में पहुंचाना, चाहे सूखा पड़े या बाढ़ आए, उन्हें कोई मतलब नहीं था। मतलब नहीं। नतीजा ये हुआ कि भारत के किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गए। ऊपर से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। हाँ, और भारत को उसके लिए कच्चे माल का सप्लायर और तैयार माल का बाजार बना दिया गया। मतलब मैनचेस्टर से आए सस्ते कपड़े ने भारत के बुनकरों और कारीगरों का काम चौपट कर दिया। पूरी तरह से। तो आप देखिए, राजा नाराज, किसान नाराज, कारीगर बेरोजगार, समाज का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से टूट चुका था। तो राजनीतिक और आर्थिक जमीन तो विद्रोह के लिए तैयार थी, लेकिन एक और चीज थी जिसने लोगों को बहुत डरा दिया। धर्म। हाँ, उनके धर्म और संस्कृति पर हमला। मुझे याद है स्रोतों में सती प्रथा पर प्रतिबंध का जिक्र है। अब आज के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत अच्छा सुधार था, लेकिन उस वक्त कई भारतीयों को लगा कि ये गोरे लोग हमारे रीति रिवाजों में दखल दे रहे हैं। हाँ, और ये डर सिर्फ अफवाह नहीं था। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की खुली छूट मिल गई। अच्छा, और जब स्कूलों, जेलों और सेना में बाइबल बांटी जाने लगी तो लोगों का शक यकीन में बदलने लगा होगा। बिल्कुल, कि ये सिर्फ राज करने नहीं आए, ये हमारा धर्म बदलने आए। तो ये पूरा बारूद का ढेर तैयार था। राजनीतिक गुस्सा, आर्थिक तबाही और धर्म पर खतरे का डर। अब बस एक चिंगारी चाहिए थी। और वो चिंगारी आई भी, लेकिन उस जगह से जहां अंग्रेजों को इसकी सबसे कम उम्मीद थी, अपनी ही सेना के अंदर से। और वो चिंगारी थी चर्बी वाले कारतूस। ये कहानी बहुत मशहूर है, लेकिन इसकी गहराई समझना जरूरी है। सेना में पुरानी ब्राउन बेस बंदूक की जगह नई और ज्यादा असरदार एनफील्ड राइफल लाई गई। ठीक है। इसके कारतूस को लोड करने से पहले उसके कागज को मुंह से काटना पड़ता था। और जनवरी 1857 में ये अफवाह आग की तरह फैल गई
कि इस कागज पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। और ये एक ऐसी लाइन थी जिसे पार करना नामुमकिन था। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। तो ये सिर्फ एक कारतूस नहीं था, ये अंग्रेजों की उस साजिश का सबसे बड़ा सबूत बन गया जिससे लोग पहले से ही डरे हुए थे कि ये हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पर मंगल पांडे की एंट्री होती है। हाँ, वो 34th नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर के एक सिपाही थे। 29 मार्च 1857 को उन्होंने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया और अपने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिया। और फिर उन्हें पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। हाँ, मंगल पांडे की कहानी तो बिल्कुल फिल्मी लगती है। सोचिए वो सीन, एक अकेला सिपाही पूरी ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दे रहा है और उसके अपने ही साथी खामोश खड़े हैं। उनके शहादत ने उस दबे हुए गुस्से को एक आवाज दे दी। और ठीक 1 महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। हाँ, मेरठ के सिपाहियों ने कारतूसों को छूने से इनकार किया, अपने अफसरों को मार डाला, जेल तोड़कर अपने साथियों को छुड़ाया और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर गए। अगले दिन सुबह वो दिल्ली पहुंचे और बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। विद्रोह अब शुरू हो चुका था। तो ये आग मेरठ से शुरू होकर दिल्ली पहुंची, लेकिन ये फैली कहाँ-कहाँ? अगर हम इस विद्रोह का नक्शा देखें तो इसका एपिसेंटर साफ तौर पर अवध था, यानी आज का उत्तर प्रदेश, साथ में बिहार और मध्य भारत का कुछ हिस्सा। सही। पर जो बात मुझे चौंकाती है वो ये है कि पंजाब, बंगाल और पूरा दक्षिण भारत इससे लगभग अछूता रहा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पंजाब ने तो विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद तक की। बिल्कुल, ये हमें वापस हमारे शुरुआती सवाल पर ले जाता है। क्या ये राष्ट्रीय था? सही बात है। पंजाब में सिख अभी भी 1849 में अंग्रेजों से मिली हार को भूले नहीं थे और उनकी वफादारी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति ज्यादा थी, न कि दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह के प्रति। और दक्षिण भारत? दक्षिण भारत में शासन व्यवस्था अलग थी और वहां अंग्रेजों की नीतियां उतनी कठोरता से लागू नहीं हुई थी। तो ये विद्रोह अखिल भारतीय नहीं था, ये मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत का संग्राम था। तो चलिए इन मुख्य केंद्रों की बात करते हैं। दिल्ली में नाम के लिए तो बहादुर शाह जफर नेता थे। हाँ, लेकिन असली कमान उनके सेनापति जनरल बख्त खां के हाथ में थी। वो बरेली से अपनी फौज लेकर दिल्ली पहुंचे थे। अच्छा। और दिल्ली पर कब्जा विद्रोहियों के लिए एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। इसे वापस लेने के लिए अंग्रेजों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। निकोलसन और हडसन जैसे अफसरों ने दिल्ली को घेरा और सितंबर 1857 में शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया, जिसके बाद भयानक कत्लेआम हुआ। बहुत भयानक। दूसरे बड़े केंद्रों में कानपुर का नाम आता है, जहां नाना साहब ने कमान संभाली। हाँ, नाना साहब, उनका असली नाम धुंडू पंत था और वो आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। और अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी थी, तो उनकी नाराजगी निजी थी। बिल्कुल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थीं, जिनकी कहानी हर बच्चा जानता है। हड़प नीति के तहत उनके दत्तक पुत्र को वारिस मानने से इनकार कर दिया गया था और उन्होंने ह्यूरोज जैसे काबिल अंग्रेज जनरल का सामना किया। लखनऊ में अवध की बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कद्र को नवाब घोषित करके विद्रोह का झंडा बुलंद किया। इन सब में एक नाम जो अक्सर कम सुना जाता है वो है बिहार के जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह का। हाँ, बाबू कुंवर सिंह। स्रोत बताते हैं कि वो 80 साल के थे, लेकिन उन्होंने ऐसी बहादुरी से लड़ाई लड़ी कि अंग्रेज भी हैरान रह गए। कहा जाता है कि अपनी मौत के वक्त तक वो अपराजित थे। हाँ। एक बात जो इन सभी नायकों को देखकर समझ आती है वो ये है कि इन सब के अपने अपने लक्ष्य थे। नाना साहब को अपनी पेशवाई चाहिए थी, रानी लक्ष्मीबाई को अपनी झांसी। बिल्कुल सही पकड़ा। ये सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, जो बाद में एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा बन गई। तो शायद यहीं इस विद्रोह की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी छिपी थी। हाँ, इसमें स्थानीय जोश तो बहुत था, लेकिन एक राष्ट्रीयव्यापी टीम इंडिया वाली भावना नहीं थी। कोई एक सेंट्रल कमांड, कोई हेड ऑफिस था ही नहीं जो सबको एक साथ लेकर चल सके। और शायद यही हमें असफलता के कारणों की तरफ ले जाता है। इतनी वीरता, इतना बड़ा बलिदान और दूसरी तरफ असफलता। स्रोत पढ़कर ऐसा लगता है कि विद्रोही अपनी बहादुरी से तो लड़े, लेकिन एक दूसरे से जुड़कर नहीं लड़ पाए। हाँ, एकता और संगठन की कमी सबसे बड़ा कारण था। दिल्ली में बैठे बादशाह को शायद ये भी नहीं पता था कि कानपुर में क्या हो रहा है। और लखनऊ की बेगम हजरत महल अपनी अलग रणनीति बना रही थी। सही। विद्रोहियों के पास भविष्य का कोई स्पष्ट प्लान नहीं था। अगर अंग्रेज हार जाते तो उसके बाद क्या होता, इसका कोई जवाब नहीं था। एक और बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो है कि कई भारतीयों ने ही
इस विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की। हाँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है। हम हमेशा विद्रोहियों की बात करते हैं, लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि सिंधिया, होलकर, हैदराबाद के निजाम जैसे कई बड़े भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। पटियाला, अफगानिस्तान और नेपाल ने तो आर्थिक और सैनिक मदद तक दी। तो ये हमारे एकजुट भारत बनाम अंग्रेज की सीधी सादी कहानी को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है। बिल्कुल, और सिर्फ राजा ही नहीं, शिक्षित और मध्यम वर्ग का एक बड़ा हिस्सा भी विद्रोह से दूर रहा। उन्हें क्यों दूर रहना था? उन्हें लगता था कि ब्रिटिश शासन इन पुराने राजाओं और जमींदारों के शासन से बेहतर, ज्यादा आधुनिक और स्थिर है। वो विद्रोहियों को सामंती ताकतों का प्रतीक मानते थे, जो देश को पीछे ले जाएंगी। और फिर हथियारों का अंतर तो था ही। वो तो बहुत बड़ा अंतर था। विद्रोही ज्यादातर तलवारों, भालों और पुरानी बंदूकों से लड़ रहे थे, जबकि ब्रिटिश सेना के पास नई एनफील्ड राइफलें थीं, बेहतर तोपें थीं। और एक संगठित टेलीग्राफ सिस्टम था, जिससे वो तेजी से जानकारी पहुंचा सकते थे। मान लड़ाई थी। तो कुल मिलाकर एक तौकीक नेतृत्व की कमी, सभी वर्गों का समर्थन ना मिलना, पूरे देश में ना फैलना और बेहतर ब्रिटिश सैन्य संगठन, इन सब कारणों ने मिलकर इस महान विद्रोह का अंत कर दिया। तो विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी थी। अंग्रेजों को समझ आ गया था कि अब भारत पर पहले की तरह राज नहीं किया जा सकता। इसके परिणाम बहुत गहरे और लंबे समय तक रहने वाले थे। इसका सबसे बड़ा और फौरी नतीजा ये हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का 250 साल पुराना राज खत्म हो गया। पूरी तरह से? हाँ, 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। तो ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये भारत को एक कॉर्पोरेट एसेट से ब्रिटिश साम्राज्य का ताज बनाने जैसा था। बहुत अच्छा कहा आपने। और गवर्नर जनरल का पद अब वाइसरॉय कहलाने लगा, जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि होता था। और लॉर्ड कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल और भारत के पहले वाइसरॉय बने। स्रोतों में एक पील आयोग का भी जिक्र है। ये क्या था? ये बहुत जरूरी था। अंग्रेज समझ गए थे कि विद्रोह की जड़ सेना में थी, इसलिए भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए पील आयोग बनाया गया। तो सेना में बदलाव किए गए? हाँ, इसकी सबसे बड़ी सिफारिश थी सेना में भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों के अनुपात को बदलना। विद्रोह से पहले यह अनुपात कहीं-कहीं 5 भारतीयों पर 1 ब्रिटिश सैनिक का था। अच्छा, काफी ज्यादा। हाँ, इसे बदलकर बंगाल में 2.1 और मद्रास बॉम्बे में 3.1 कर दिया गया और तोपखाने जैसे महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में रखे गए। मतलब अपनी ही सेना पर भरोसा खत्म हो गया था। और सेना में फूट डालो और राज करो की नीति भी यहीं से शुरू हुई है ना? बिल्कुल, रेजिमेंटों को जाति और धर्म के आधार पर बनाया जाने लगा। सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, ताकि सैनिक एक भारतीय के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी जाति या समुदाय के सदस्य के तौर पर सोचें और उनमें कभी एकता न हो पाए। बिल्कुल यही मकसद था। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में महारानी की एक घोषणा भी पढ़ी गई। स्रोतों में इसे भारतीय लोगों के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया है। इसमें क्या खास था? इसमें भारतीय राजाओं को ये भरोसा दिलाया गया कि अब उनकी रियासतों को हड़पा नहीं जाएगा, उनके मान सम्मान की रक्षा की जाएगी। तो हड़प नीति खत्म। हाँ, साथ ही ये वादा भी किया गया कि सरकारी नौकरियों में धर्म या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और योग्यता को तरजीह दी जाएगी। ये सब भविष्य में एक और विद्रोह की आग को शांत रखने के लिए उठाए गए कदम थे। तो कुछ असली पॉलिसी चेंज और कुछ चतुर पब्लिक रिलेशंस का मिक्स। सही। तो चलिए अब अपनी चर्चा के अंत में वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। वीडी सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा और आरसी मजूमदार ने कहा न प्रथम, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम। इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, अगर हम राष्ट्रीय शब्द को आज के नजरिए से देखें, जहां एक देश, एक झंडा, एक संविधान की भावना है, तो 1857 शायद उस परिभाषा में फिट नहीं बैठता। हाँ, जैसा हमने देखा, विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला और विद्रोहियों के अपने अपने स्थानीय हित थे। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इसे उस समय के हिसाब से देखें तो ये पहली बार था जब उत्तर भारत के इतने बड़े इलाके में अलग-अलग समुदाय के लोग, हिंदू और मुसलमान, एक बाहरी दुश्मन के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़े। बहादुर शाह जफर को नेता मानना अपने आप में एक सांकेतिक एकता थी। सही कहा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से राष्ट्रीय न होते हुए भी इसमें राष्ट्रीयता के बीच मौजूद थे? हाँ,
ये कहना सबसे सटीक होगा। सरकारी इतिहासकार S.N. सेन ने अपनी किताब 1857 में बहुत संतुलित बात लिखी है। क्या लिखा है उन्होंने? उन्होंने कहा, जो धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में खत्म हुआ। वाह! ये शायद एक सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन इसने जल्द ही एक जन विद्रोह और आजादी की लड़ाई का रूप ले लिया। भले ही ये उस वक्त असफल हो गया। हाँ, लेकिन इसने आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रवाद की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसने आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। ये पहला संग्राम भले न हो, लेकिन भविष्य के संग्रामों की नींव इसी ने रखी। ये एक बहुत ही दमदार नजरिया है। इसने भारत और ब्रिटेन के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। दुश्मनी के बावजूद अंग्रेज भी विद्रोहियों की वीरता के कायल थे। बिल्कुल। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जनरल ह्यूरोस का वो मशहूर कथन है, जिसका जिक्र स्रोतों में भी है। यहाँ वो औरत सो रही है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ये दिखाता है कि दुश्मनों ने भी उस असाधारण साहस और हिम्मत को सलाम किया था। हाँ बिल्कुल। तो 1857 की कहानी सिर्फ हार और जीत की नहीं है। ये उम्मीद, एकता, धोखे और अदम्य साहस की कहानी है। सही कहा। और ये चर्चा एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। हमने देखा कि कई भारतीय राजाओं और वर्गों ने अंग्रेजों का साथ दिया। ये सोचने वाली बात है कि अगर उस वक्त पूरे भारत की ताकत एक साथ खड़ी हो गई होती तो क्या भारत का इतिहास और शायद दुनिया का नक्शा भी कुछ और होता? नमस्कार। हमारी आज की गहरी पड़ताल उन कहानियों के बारे में है जो अक्सर आज़ादी की लड़ाई के बड़े नारों और आंदोलनों के शोर में कहीं दब सी जाती हैं। ये कहानियां हैं भारत के जनजातीय विद्रोहों की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन विद्रोहों की परतें खोलते हैं, उनके कारण, उनके नायक और उनकी विरासत। हमारा मिशन इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना है। और इस पड़ताल की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। आखिर वो कौन सी हद थी जिसे पार करने पर सदियों से जंगलों और प्रकृति के साथ शांति से जी रहे समुदायों ने उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपने तीर कमान उठा लिए? ये सवाल ही मतलब पूरी कहानी की जड़ यही है। और इसका जवाब किसी एक घटना में नहीं, बल्कि धीरे धीरे एक तरह से जहर की तरह फैल रहे बदलावों में छिपा है। स्रोतों को देखने पर एक बात साफ होती है कि ये जनजातीय जीवन शैली पर एक चौतरफा हमला था। ऐसा नहीं था कि बस कोई एक कानून बदल दिया गया हो। मतलब ये सिर्फ टैक्स या जमीन के किसी एक टुकड़े का मामला नहीं था। बात उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। सन पर अंग्रेजों ने नए वन कानून बनाए और एक झटके में कह दिया कि जिन जंगलों को वो पीढ़ियों से अपना घर मानते आए हैं, अब उन पर उनका कोई हक नहीं है। उनकी जो सामूहिक खेती की व्यवस्था थी, जिसे छोटा नागपुर में खुटकुटी कहते थे, यानी पूरे कबीले की साझा जमीन, उसे खत्म करके व्यक्तिगत लगान की व्यवस्था थोप दी गई। यानी ये जमीन हमारी माँ है वाली सोच को बदलकर ये जमीन एक बिकाऊ चीज है वाली सोच लाने की कोशिश। ठीक यही। और इस आग में घी का काम किया बाहरी लोगों ने, जिन्हें वो दीकू कहते थे। दिको? हाँ, ये थे साहूकार, जमींदार, ठेकेदार, जिन्हें अंग्रेजों ने इन इलाकों में लाकर बसा दिया। ये लोग कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जमीनें हड़प लेते थे। तो ये था पहला हमला। दूसरा हमला था उनके समाज पर। उनकी अपनी पारंपरिक पंचायतें थीं, जैसे पहा पंचायत, जो उनके आपसी झगड़े सुलझाती थीं, उनके रीति रिवाज तय करती थीं। अंग्रेजों ने इन सबको गैर कानूनी बताकर अपनी पुलिस और अपनी अदालतें उन पर थोप दी। जहां उनकी भाषा, उनके रिवाज कुछ भी नहीं समझा जाता था। जाहिर है उन्हें वहां न्याय की उम्मीद भी नहीं रही होगी। बिल्कुल। फिर तीसरा हमला था उनकी धार्मिक मान्यताओं पर। 1813 के चार्टर्ड एक्ट के बाद ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की खुली छूट मिल गई। उनका मकसद धर्म परिवर्तन कराना था, जिससे जनजातीय समुदायों को लगा कि उनके अपने देवी देवता, उनकी अपनी आस्थाएं खतरे में हैं। और चौथा हमला, जैसा हमने कहा, उनकी न्याय व्यवस्था पर था। अब सोचिए, जब किसी समुदाय की जमीन, समाज, धर्म और कानून सब कुछ एक साथ छीन लिया जाए, तो उसके पास बचता क्या है? वाह, ये तो वाकई चारों तरफ से घेराबंदी थी। मतलब आप भागकर कहीं जा ही नहीं सकते। आपकी जमीन, आपके भगवान, आपका समाज, आपका कानून, सब कुछ खतरे में था। ये तो सच में अस्तित्व की लड़ाई थी। और स्रोतों में एक विश्लेषण इसी बात पर जोर देता है। उसमें कहा गया है कि इन सभी कारणों में जो सबसे बुनियादी और सबसे बड़ा कारण था, वो था प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण।
ये सुनने में बड़ा किताबी लगता है। हाँ, लगता है, पर इसका मतलब यही है कि उनकी जमीन से जुड़ी पूरी की पूरी दुनिया ही उजाड़ दी गई थी। बाकी सारी समस्याएं, साहूकार का शोषण, मिशनरियों का दखल, पुलिस का अत्याचार, वो सब इसी एक बड़ी वजह से पैदा हुई। तो जब किसी के अस्तित्व पर ही ऐसा हमला हो तो लड़ाई का तरीका भी अलग होगा। ये कोई संगठित योजनाबद्ध आंदोलन तो थे नहीं। ये विद्रोह जमीन पर दिखते कैसे थे? क्या इनका कोई खास चरित्र था? हाँ, और इनका चरित्र समझना बहुत जरूरी है। स्रोतों में जो बातें उभर कर आती हैं, उनमें पहली ये है कि ये विद्रोह लगभग हमेशा हिंसक होते थे। इसमें गुरिल्ला युद्ध की झलक थी और पारंपरिक हथियारों जैसे तीर धनुष, भाले, बर्छे और कुल्हाड़ी का जमकर इस्तेमाल होता था। दूसरा, ये बहुत ज्यादा स्थानीय थे, यानी ये पूरे भारत में एक साथ नहीं फैले, बल्कि हर समुदाय अपने अपने इलाके जैसे छोटा नागपुर या संथाल परगना में अपनी लड़ाई लड़ रहा था। कोई राष्ट्रीय स्तर का समन्वय वो नहीं था। मुझे ये समझने में दिलचस्पी है कि ये विद्रोह शुरू कैसे होते थे। क्या इनकी कोई लंबी प्लानिंग होती थी या ये किसी एक चिंगारी से अचानक भड़क जाते थे? ज्यादातर मामलों में ये अचानक ही भड़कते थे। कोई बड़ी योजना नहीं होती थी। सालों का दबा हुआ गुस्सा किसी एक घटना से फूट पड़ता था, जैसे किसी जमींदार ने जमीन हड़प ली या किसी दरोगा ने अत्याचार किया, और बस विद्रोह की आग लग जाती थी। और एक बहुत ही खास बात थी, इनका नेतृत्व। हाँ, ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि कई नेता खुद को ईश्वर का दूत या अवतार बताते थे। जैसे बिरसा मुंडा ने खुद को सिंगबोंगा का अवतार बताया और संथान नेताओं ने खुद को ठाकुर यानी ईश्वर का। बिल्कुल, ये मसीहाई नेतृत्व इन विद्रोहों की एक बड़ी पहचान है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों था? इसके दो कारण हो सकते हैं। एक, ये लोगों को धार्मिक रूप से एकजुट करने और उनमें लड़ने का जोश भरने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका था। जब नेता कहता कि वो भगवान के हुक्म से लड़ रहा है, तो लोग बेखौफ होकर लड़ते थे। ये मानना कि हम ईश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं, मौत के डर को भी कम कर देता होगा। शायद यही होता था। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उन नेताओं को सच में ये महसूस होता हो कि उन्हें कोई दैवी शक्ति मिली है जो उन्हें इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। ये रणनीति हो या आस्था, लेकिन इसने इन आंदोलनों को एक असाधारण हिम्मत दी। इस मसीहाई नेतृत्व वाली बात का सबसे बड़ा उदाहरण शायद बिरसा मुंडा ही थे। स्रोतों में उनके उलगुलान यानी महान विद्रोह के बारे में क्या खास जानकारी मिलती है? बिरसा मुंडा की कहानी असाधारण है। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, उनकी भूमिका दोहरी थी। एक तरफ तो वो दीकुओं और अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक और सैन्य लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ वो अपने ही समाज के अंदर एक बड़े सुधारक भी थे। वो लोगों को अंधविश्वास, जादू टोना और शराब जैसी बुराइयों से दूर रहने की शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने एक नए धर्म बिरसाइत की भी शुरुआत की। स्रोतों में उनके गुरु आनंद पांडे का भी जिक्र है, जिनसे प्रभावित होकर उन्होंने वैष्णव धर्म की कुछ बातें अपनाई थीं। ये थोड़ा अजीब लगता है। एक तरफ वो ईसाई मिशनरियों और बाहरी धर्मों का विरोध कर रहे थे और दूसरी तरफ खुद वैष्णव धर्म से प्रभावित थे। क्या ये कोई विरोधाभास नहीं है? यह एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन शायद बिरसा इसे विरोधाभास के तौर पर नहीं देखते थे। वो बाहरी ताकतों के राजनीतिक और आर्थिक दबदबे के खिलाफ थे, लेकिन ज्ञान और अच्छी बातों के लिए उनके दरवाजे खुले थे। उन्होंने वैष्णव धर्म से शुद्धता और सात्विक जीवन की प्रेरणा ली और उसे अपनी परंपराओं के साथ मिला दिया। उनका मकसद अपने समाज को अंदर से भी मजबूत बनाना था, ताकि वो बाहरी हमलों का सामना कर सकें। और उनके इस उलगुलान का नतीजा क्या निकला? विद्रोह को तो क्रूरता से कुचल दिया गया था। हाँ, विद्रोह कुचल दिया गया और सिर्फ 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा जेल में शहीद हो गए। लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को इतना हिला दिया कि उन्हें झुकना पड़ा। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पास किया गया। ये कानून पास होना इतनी बड़ी जीत क्यों थी? क्या इसने जमीन पर वाकई कुछ बदला या ये बस एक कागजी कार्रवाई थी? नहीं, ये बहुत बड़ी जीत थी। इस कानून ने मुंडाओं की पारंपरिक खुटकुटी व्यवस्था यानी सामूहिक भूमि स्वामित्व को कानूनी मान्यता दे दी। इसने ये भी तय कर दिया कि जनजातीय जमीन को गैर जनजातीय लोगों को आसानी से नहीं बेचा जा सकता। मतलब जिस जमीन की लड़ाई के लिए बिरसा ने जान दी, उस जमीन पर उनके लोगों का अधिकार कानूनी तौर पर सुरक्षित हो गया। यानी उलगुलान ने वो कर दिखाया जो शायद शांतिपूर्ण तरीकों से कभी हासिल नहीं हो पाता। और ऐसा ही एक और बड़ा विद्रोह था संथाल हूल,
जो 1857 की क्रांति से ठीक पहले हुआ था। हाँ, 1855-56 का संथाल विद्रोह, जिसे हूल यानी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसका नेतृत्व 4 भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया। इसकी शुरुआत भी एक छोटी सी घटना से हुई, जब एक दरोगा के अत्याचार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अभूतपूर्व था। लगभग 60,000 संथाल अपने पारंपरिक हथियारों के साथ उठ खड़े हुए। 60,000? ये तो एक पूरी सेना हो गई। बिल्कुल। और उन्होंने शुरुआती लड़ाइयों में अंग्रेजों को बुरी तरह हराया भी। विद्रोह को दबाने के लिए भेजे गए मेजर बारो को संथालों ने मार गिराया। इस विद्रोह का पैमाना इतना बड़ा था कि अंग्रेजों को इसे कुचलने के लिए बाकायदा सेना बुलानी पड़ी और मार्शल लॉ लगाना पड़ा। अंत में हजारों संथाल मारे गए, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी राज की नींव हिलाकर रख दी थी। और मुंडा विद्रोह की तरह क्या इसका भी कोई स्थायी नतीजा निकला? हाँ, बिल्कुल। इस विद्रोह के बाद अंग्रेज सरकार को समझ आ गया कि संथालों के मसलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने भागलपुर और बीरभूम जिलों के कुछ हिस्सों को काटकर एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र बनाया, जिसका नाम रखा गया संथाल परगना। ये एक तरह से उनकी अलग पहचान और उनके मुद्दों को दी गई मान्यता थी। तो हम देख रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं थी, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में क्या कारण वही थे या वहां कहानियां कुछ अलग थीं? यहीं पर ये पड़ताल और दिलचस्प हो जाती है। मूल लड़ाई तो जल, जंगल, जमीन की ही थी, लेकिन हर जगह उसका चेहरा और तात्कालिक कारण अलग था। जैसे पूर्वोत्तर में असम का अहोम विद्रोह देखिए। इसका कारण था कि बर्मा युद्ध से लौट रही अंग्रेज सेना ने असम से अपने कैंप हटाने से ही मना कर दिया और वहीं कब्जा करने की कोशिश की। इसके खिलाफ गोमधर कुंवर के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। ये तो सीधा सीधा जमीन पर कब्जे का मामला था। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ मध्य भारत में उड़ीसा का खोंड विद्रोह देखिए। इसका कारण आज हमें बड़ा अजीब लग सकता है। अंग्रेजों ने मेरिया प्रथा यानी नर बलि पर रोक लगा दी थी, जिसे खोंड जनजाति अपनी फसल और जमीन की उर्वरता के लिए जरूरी मानती थी। ये उनके लिए अपनी परंपरा और आस्था पर हमला था। तो वहां लड़ाई जमीन के लिए नहीं बल्कि एक प्रथा को बचाने के लिए थी। हाँ, जो कहीं ना कहीं उनकी दुनिया का ही हिस्सा थी। और पश्चिम भारत में चलिए, महाराष्ट्र में, वहां रामोसी विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व चीतर सिंह ने किया। रामोसी कौन थे? ये मराठा सेना के पूर्व सैनिक थे। अंग्रेजों के आने के बाद वो बेरोजगार हो गए और उन पर भारी लगान थोप दिया गया। तो उनका विद्रोह बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से जन्मा था। और दक्षिण में आंध्र प्रदेश के रंपा विद्रोह के नायक अल्लूरी सीताराम राजू की कहानी तो हम सब जानते हैं। वो भी वन अधिकारों की ही लड़ाई थी। तो हम देखते हैं कि हर जगह एक नई कहानी, एक नया संघर्ष, लेकिन धागा एक ही है, अपने अस्तित्व और अपनी पहचान को बचाने का संघर्ष। इतने सारे अलग अलग समुदाय अलग अलग नामों से लड़ रहे थे, खोंड, संथाल, मुंडा, रामोसी। क्या उस वक्त इनकी कोई एक साझा पहचान थी? आज हम आदिवासी शब्द बहुत आसानी से इस्तेमाल करते हैं, पर स्रोतों के मुताबिक ये पहचान बनी कैसे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि पहचान संघर्ष को दिशा देती है। हमारे स्रोतों के अनुसार इन सभी जनजातीय समूहों के लिए आदिवासी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल ठक्कर बापा ने किया था। ठक्कर बापा? हाँ, उनका पूरा नाम था अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर। वो गुजरात के एक महान सामाजिक कार्यकर्ता थे और भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी थे। तो एक बाहरी व्यक्ति, एक सामाजिक कार्यकर्ता ने ये शब्द दिया, इसका क्या महत्व है? इसका बहुत गहरा महत्व है। जब ठक्कर बापा जैसे राष्ट्रीय कद के नेता इन अलग अलग लड़ते समूहों को एक नाम आदिवासी यानी इस भूमि के मूल निवासी देते हैं, तो वो उनके बिखरे हुए संघर्षों को एक साझा पहचान और एक राष्ट्रीय मंच दे रहे होते हैं। ये इस बात का संकेत था कि अब इन समुदायों की लड़ाई को सिर्फ स्थानीय विद्रोह मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। और पहचान की यही बात एक और भ्रम को दूर करती है। एक और आंदोलन है तेभागा आंदोलन, जिसे अक्सर जनजातीय विद्रोह समझ लिया जाता है, लेकिन जैसा कि स्रोतों में साफ किया गया है, ये मामला कुछ और था। हाँ, ये जानना जरूरी है। तेभागा आंदोलन जो 1946 में बंगाल में हुआ, वो मूल रूप से एक किसान आंदोलन था, जनजातीय विद्रोह नहीं। हालांकि उसमें कुछ जनजातीय किसान भी शामिल हो सकते हैं। उसकी मुख्य मांग थी कि किसान जमींदारों को उपज का आधा नहीं, बल्कि सिर्फ 1/3 यानी तेभागा हिस्सा ही लगान के रूप में देंगे।
तो ये एक वर्गीय संघर्ष था, पहचान का नहीं। तो हमने इन विद्रोहों के कारणों की गहरी को समझा, उनके हिंसक और स्थानीय स्वरूप को देखा, और बिरसा मुंडा से लेकर अल्लूरी सीताराम राजू तक उनके नायकों की कहानियों को जाना। ये सब देखकर एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं थी, जैसा कि अंग्रेज हमेशा कहते थे। बिल्कुल नहीं। अगर हम इन सभी जानकारियों को एक साथ रखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये अलग अलग बिखरी हुई घटनाएं नहीं थीं। ये उस औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ एक व्यापक और गहरी प्रतिक्रिया थी। एक ऐसी व्यवस्था जो जनजातीय समाज के हर पहलू को, उनकी अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म और पहचान को धीरे धीरे नष्ट कर रही थी। ये सचमुच में अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई थी। हमने ज्यादातर हिंसक विद्रोहों की बात की। क्या उस समय उस परिस्थिति में प्रतिरोध का कोई और रास्ता मुमकिन था ही नहीं? यहीं पर स्रोतों में छिपा एक छोटा सा जिक्र पूरी चर्चा को एक नया मोड़ देता है। 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन हुआ। यह आंदोलन भी छोटा नागपुर में ही हुआ, लेकिन ये अनोखा इसलिए था क्योंकि इसने सत्याग्रह और अहिंसा के तरीके अपनाए थे। ये गांधी जी के राष्ट्रीय पटल पर आने से भी पहले की बात है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब अहिंसक प्रतिरोध का विचार वहां पहले से मौजूद था। हाँ, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर बिरसा मुंडा या सिद्धू और कान्हू के आंदोलनों ने भी अहिंसक तरीके अपनाए होते तो आदिवासी प्रतिरोध की ये पूरी कहानी और उसका नतीजा कितना अलग हो सकता था? या फिर क्या उनके अस्तित्व पर जिस तरह का चौतरफा हमला हो रहा था, उसे देखते हुए सशस्त्र संघर्ष ही एकमात्र संभव और तार्किक जवाब था? इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, पर यह सवाल इन विद्रोहों को और उनकी विरासत को समझने का एक नया नजरिया जरूर देता है। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत में ब्रिटिश राज के दौरान हुई एक बड़ी उथल-पुथल की कहानी पर बात करेंगे। देखिए, जब हम आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बड़े नेताओं और राजनीतिक पार्टियों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन आज हम उस कहानी की जड़ों तक जाएंगे, उस आम किसान की कहानी जिसने शायद सबसे ज़्यादा जुल्म सहे। तो सवाल ये है कि कैसे एक अकेला, कर्ज में डूबा किसान, जो सिर्फ अपने जमींदार से परेशान था, वो धीरे धीरे एक ऐसी ताकत बन गया जिसने आज़ादी की लड़ाई की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां एक व्यापार करने आई कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, 1757 और 1764 की लड़ाइयों के बाद यहाँ की शासक बन बैठती है। और शासक बनते ही उन्होंने जमीन और खेती को लेकर ऐसी नीतियां बनाई जिनका एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाकर इंग्लैंड भेजना। ये नीतियां एक तरह से एक ऐसे बारूद की तरह थीं जो पूरे देश के देहाती इलाकों में बिछ चुकी थीं। बस एक चिंगारी का इंतजार था। और आज हम इसी पे गौर करेंगे। हम 19वीं सदी के विद्रोहों से शुरू करके 20वीं सदी के जो संगठित आंदोलन थे वहां तक का सफर तय करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये चिंगारियां क्यों और कैसे लगी और कैसे इन्होंने एक बड़ी आग का रूप ले लिया। तो चलिए सबसे पहले उस बारूद को ही समझते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर किसान इतने गुस्से में क्यों थे? हमारे स्रोत कई वजह बताते हैं, जिनमें सबसे ऊपर है अंग्रेजों का लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मतलब लगान वसूलने का तरीका। ये सुनने में थोड़ा ड्राई लगता है, पर क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? एक आम किसान की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा था? इसे समझने के लिए किसी एक सिस्टम को पकड़ते हैं, जैसे स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना कि लगान हमेशा के लिए स्थायी यानी फिक्स कर दिया गया, लेकिन इसका असली मतलब ये था कि चाहे आपकी फसल हो या ना हो, सूखा पड़े या बाढ़ आए, आपको उतना ही लगान हर हाल में चुकाना पड़ता था। ये तो पूरी तरह से कमर तोड़ने वाली बात थी। और अगर किसान लगान नहीं दे पाता तो जमींदार उसकी जमीन छीन लेता था। बाकी के जो सिस्टम थे, जैसे रैयतवाड़ी या महालवाड़ी, वो भी थोड़े बहुत फेरबदल के साथ उतने ही शोषणकारी थे। मतलब किसान अपनी ही जमीन पर एक तरह से गुलाम बन गया था। और स्रोतों में एक और बड़ी वजह बताई गई है, वाणिज्यिक फसलें यानी कैश क्रॉप्स। ऐसा लगता है कि अंग्रेज अपनी जरूरत के हिसाब से भारत की खेती का पूरा पैटर्न ही बदलना चाहते थे। बिल्कुल। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, उनकी कपड़ा मिलों को कपास चाहिए थी, चीन के साथ व्यापार के लिए अफीम चाहिए थी, और यूरोप में नील की भारी मांग थी।
तो उन्होंने भारतीय किसानों पर दबाव डाला कि वो चावल, गेहूं जैसी खाने की फसलें छोड़कर नील, कपास या अफीम उगाएं। अब इसमें दोहरी मार थी। एक तो खाने का अनाज कम हो गया, जिससे अकाल का खतरा बढ़ा, और दूसरा ये कि इन फसलों का दाम भी अंग्रेज ही तय करते थे। हाँ बिल्कुल, और वो हमेशा बहुत कम होता था। तो किसान एक ऐसे दुष्चक्र में फंस गया जहां से निकलना नामुमकिन था। और इस पूरे सिस्टम को जमीन पर लागू करने के लिए जमींदार और साहूकार थे, जो किसानों से बड़ी क्रूरता से लगान वसूलते थे। तो ये थे वो कारण, जमीन की नीतियां, नकदी फसलों का दबाव और जमींदारों का जुल्म, जो बारूद की तरह पूरे देश में बिछे हुए थे। अब सवाल यह है कि पहली चिंगारी कहां-कहां लगी। चलिए बंगाल से शुरू करते हैं। 19वीं सदी के विद्रोहों की खास बात ये थी कि वो स्थानीय थे, मतलब बिना किसी बड़े प्लान के अचानक भड़क उठते थे। और उनका मकसद बहुत सीधा होता था, जो सामने जुल्म कर रहा है उससे छुटकारा पाना। इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है बंगाल का सन्यासी विद्रोह। और यहाँ एक गहरी बात छिपी है। आंदोलन शुरू तो हुआ था सन्यासियों के एक धार्मिक मुद्दे पर, मतलब तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगाने के विरोध में। लेकिन जैसे ही चिंगारी लगी, आसपास के परेशान किसान भी इसमें कूद पड़े, क्योंकि वो भी जमींदारों और अंग्रेजों के लगान से त्रस्त थे। ये दिखाता है कि उस दौर में लोगों की धार्मिक और आर्थिक परेशानियां कितनी ज्यादा जुड़ी हुई थी। एक पर चोट करो तो दूसरी अपने आप सुलग उठती थी। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक धार्मिक मुद्दा तुरंत एक आर्थिक लड़ाई में बदल गया। क्या हमें ऐसा ही पैटर्न देश के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिलता है? हाँ, केरल के मालाबार तट पर हुआ मोपला विद्रोह इसका एक और जटिल उदाहरण है। यहाँ ज्यादातर किसान मुस्लिम थे, जिन्हें मोपला कहा जाता था, और ज्यादातर जमींदार हिंदू थे। तो ये आंदोलन शुरू तो हुआ जमींदारों के शोषण के खिलाफ, एक किसान आंदोलन के तौर पर, लेकिन क्योंकि दोनों पक्षों की धार्मिक पहचान अलग अलग थी, इसने बहुत जल्द एक सांप्रदायिक रंग ले लिया। यह दिखाता है कि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने समाज में पहले से मौजूद दरारों को और भी गहरा कर दिया था। और इन विद्रोहों की गूंज सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं रही है ना? इनका असर तो उस दौर के साहित्य और नाटकों पर भी पड़ा। मतलब ये सिर्फ भूल बिसरी लड़ाइयां नहीं थीं, इन्होंने एक बड़ा सांस्कृतिक निशान छोड़ा। बिल्कुल, शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1859-60 का नील विद्रोह। बंगाल के किसानों ने दिगंबर और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में कहा कि हम नील नहीं उगाएंगे, चाहे हमारा सर ही क्यों ना कट जाए। ये इतना जबरदस्त विद्रोह था कि अंग्रेज सरकार हिल गई। और इसी विद्रोह पर दीनबंधु मित्र ने एक नाटक लिखा, नील दर्पण। इस नाटक ने नील किसानों की पीड़ा को बंगाल के पढ़े लिखे समाज के सामने ला खड़ा किया। इसने क्या कहते हैं, पूरे देश में एक सनसनी फैला दी थी। अच्छा, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ, वो भी तो सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी वहीं से लिया गया है। मतलब ये साफ है कि आंदोलन भले ही स्थानीय रहे हों, लेकिन उनकी आवाज दूर तक जा रही थी। सही बात है। 19वीं सदी के इन विद्रोहों को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकना। एक छपाक की आवाज होती है, कुछ लहरें उठती हैं और फिर सब शांत हो जाता है। ये विद्रोह जबरदस्त थे, हिंसक थे, लेकिन एक इलाके में भड़कते थे और वहीं दबा दिए जाते थे। इनमें कोई राष्ट्रीय सोच या संगठन नहीं था, पर जैसे ही 20वीं सदी शुरू हुई, सब कुछ बदलने वाला था। यहीं पर कहानी एक नया और शायद सबसे जरूरी मोड़ लेती है। 19वीं सदी के ये सारे विद्रोह जबरदस्त थे, लेकिन ज्यादातर स्थानीय ही रहे। पर जैसे ही 20वीं सदी शुरू हुई और गांधी जी जैसे नेता राष्ट्रीय मंच पर आए, किसानों की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल गया। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं रही, ये एक आंदोलन बन गया। ये बदलाव कैसे आया? 3 बड़े बदलाव हुए। पहला, आंदोलन अब स्थानीय नहीं रहे, उनका दायरा राष्ट्रीय हो गया। चंपारण, खेड़ा, बारदोली, ये सब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बने। दूसरा, नेतृत्व बदला। अब आंदोलन का नेतृत्व सिर्फ स्थानीय किसान नहीं कर रहे थे, बल्कि महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे राष्ट्रीय नेता कर रहे थे। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, किसानों की सोच बदली। अब उन्हें समझ आने लगा था कि असली दुश्मन सिर्फ जमींदार या साहूकार नहीं है, बल्कि वो पूरा अंग्रेजी राज है जिसने इस शोषण के तंत्र को बनाया है। उनमें एक उपनिवेशवाद विरोधी चेतना जागने लगी। और मुझे लगता है कि इस बदलाव का सबसे ठोस सबूत था किसान सभाओं का गठन। ये चीज 19वीं सदी में तो पूरी तरह से गायब थी। ये किसान सभाएं क्या थीं और ये इतनी जरूरी क्यों थीं? ये तो खेल बदलने वाली बात थी। सोचिए,
अब तक आंदोलन एक गांव या एक इलाके में भड़कता था और वहीं खत्म हो जाता था। लेकिन अब किसान सभा जैसे संगठन बनने लगे। ये पहली बार था जब किसानों की अपनी एक आवाज, एक संस्था बन रही थी, जो सिर्फ लगान कम करने के नहीं बल्कि उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए बनी थी। यूपी में इंद्र नारायण और बाबा रामचंद्र ने, आंध्र में NG रंगा ने और बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभाओं की नींव रखी। स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम बार बार आता है। लगता है किसान आंदोलनों में उनका बहुत बड़ा योगदान था। बहुत बड़ा। 1929 में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, जो उस समय के सबसे मजबूत किसान संगठनों में से एक थी। और फिर 1946 में इन सभी क्षेत्रीय सभाओं को मिलाकर लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा बनाई गई। ये एक ऐतिहासिक पल था। पहली बार देश भर के किसान एक झंडे के नीचे आ गए थे। इसके पहले अध्यक्ष खुद स्वामी सहजानंद बने और महासचिव NG रंगा। स्रोत बताते हैं कि इस पहले सत्र में जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए थे। ये इस बात का सबूत था कि अब किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अटूट हिस्सा बन चुका था। ये एक विरोधाभास जैसा लगता है। एक तरफ गांधी जी के आने से आंदोलनों को एक राष्ट्रीय पहचान मिली, एक अहिंसा का हथियार मिला, और दूसरी तरफ हमारे स्रोत मोपला, तेभागा या तेलंगाना जैसे विद्रोहों का भी जिक्र करते हैं, जिनमें काफी हिंसा हुई। तो क्या इसका मतलब यह है कि गांधीवादी तरीके हर जगह काम नहीं कर रहे थे, या इसकी कोई और वजह थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, गांधी जी का प्रभाव बहुत गहरा था, लेकिन वो कोई जादू की छड़ी नहीं थी कि हर जगह हिंसा तुरंत बंद हो जाए। ज्यादातर आंदोलन, जैसे चंपारण या बारदोली, पूरी तरह अहिंसक थे। लेकिन जिन इलाकों में शोषण हद से ज्यादा था या जहां नेतृत्व ज्यादा गर्म मिजाज का था, वहां हिंसा भड़क उठती थी। मोपला विद्रोह में धार्मिक तनाव एक वजह बना, तो तेलंगाना में निजाम और उसके रजाकारों का क्रूर दमन हिंसा का कारण बना। तो हम कह सकते हैं कि अहिंसा एक मुख्य धारा बन चुकी थी, लेकिन उसकी कुछ सहायक नदियां हिंसक भी थी। और ये लड़ाई 15 अगस्त 1947 को रुकी नहीं है ना? कुछ आंदोलन तो आजादी के बाद भी चलते रहे। बिल्कुल। इनमें दो का जिक्र करना बहुत जरूरी है। एक था बंगाल का तेभागा आंदोलन, जो 1946 में शुरू हुआ और 1950 तक चला। ये आंदोलन फ्लाउड कमीशन की एक रिपोर्ट से शुरू हुआ था। ये एक सरकारी कमीशन था जिसने खुद माना था कि बटाईदार किसानों से उपज का आधा हिस्सा लेना ज्यादती है और इसे घटाकर 1/3 कर देना चाहिए। जब जमींदारों ने ये बात नहीं मानी तो किसानों ने कहा, ठीक है, हम इसे खुद लागू करेंगे। ये अपने हक के लिए एक बहुत जागरूक लड़ाई थी। और दूसरा आंदोलन? दूसरा था तेलंगाना आंदोलन, जो शायद सबसे बड़ा और सबसे हिंसक किसान गरिया युद्ध था। ये हैदराबाद के निजाम और बड़े जमींदारों के खिलाफ था। ये आज़ादी से पहले शुरू हुआ और तब तक चलता रहा जब तक भारतीय सेना ने हैदराबाद का विलय नहीं कर लिया और फिर सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून लागू नहीं कर दिया। ये दिखाता है कि किसानों की समस्याएं सिर्फ अंग्रेजों के जाने से हल नहीं होने वाली थी। इन सभी हिंसक और संघर्ष भरे आंदोलनों के बीच आजादी के ठीक बाद एक बिल्कुल अलग तरह का आंदोलन भी तो शुरू हुआ था, जिसमें न कोई लड़ाई थी, न कोई मांग। आप भूदान आंदोलन की बात कर रही हैं। 1951 में विनोबा भावे ने पोचमपल्ली गांव से, जो अब तेलंगाना में है, इसे शुरू किया। यह गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित था, जिसका मतलब था कि अमीर लोग अपनी संपत्ति को समाज की धरोहर समझें। विनोबा भावे ने बड़े जमींदारों से दिल से अपील की कि वे अपनी जमीन का कुछ हिस्सा स्वेच्छा से दान करें ताकि उसे भूमिहीन किसानों में बांटा जा सके। यह कोई विद्रोह नहीं था, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक आंदोलन था। इसने दिखाया कि बदलाव के लिए हमेशा संघर्ष का रास्ता ही जरूरी नहीं है। तो इस सब से हम क्या समझ सकते हैं? हमने 19वीं सदी के उन स्थानीय विद्रोहों से शुरुआत की जो गुस्से में अचानक भड़क उठते थे, और 20वीं सदी तक आते आते हम उन संगठित राष्ट्रीय आंदोलनों तक पहुंचे जिनकी एक राजनीतिक सोच थी, एक राष्ट्रीय नेतृत्व था। ये एक बहुत बड़ा सफर है। बिल्कुल। अगर 19वीं सदी के विद्रोह पानी पर फेंके गए पत्थर थे, तो 20वीं सदी के आंदोलन एक नदी की तरह थे, जिसका एक स्रोत था, एक दिशा थी और जो लगातार बह रही थी और आखिरकार आज़ादी के समंदर में जाकर मिल गई। नेतृत्व किसानों के हाथ से निकलकर राष्ट्रीय नेताओं और किसान सभाओं के हाथ में आ गया। ये कहानी है कि कैसे भारत के किसान ने अपनी आर्थिक लड़ाई को देश की राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई से जोड़ दिया। जाते जाते एक विचार अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोत में 1817 के पाइका विद्रोह का जिक्र है, जो उड़ीसा में हुआ था।
हाल के वर्षों में इस बात पर एक बड़ी बहस चल रही है कि क्या 1857 की क्रांति की जगह पाइका विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये उससे 40 साल पहले हुआ था। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इतिहास में किसी विद्रोह को पहले स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा देने के मापदंड क्या होने चाहिए? क्या ये केवल इस बात पर आधारित होना चाहिए कि वो समय में पहले हुआ, या हमें उस विद्रोह के पैमाने, उसके इरादे और क्या उसमें एक राष्ट्रीय चेतना मौजूद थी, इन सब पर भी विचार करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। 19वीं सदी का भारत, मतलब एक ऐसा दौर जब देश एक चौराहे पर खड़ा था। एक रास्ता पश्चिम की तरफ जा रहा था जो नई सोच और कह सकते आधुनिकता का वादा कर रहा था, और दूसरा रास्ता वापस अपनी जड़ों की तरफ। हाँ बिल्कुल, जो कह रहा था कि हर समस्या का समाधान हमारे अपने अतीत में ही है। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी वैचारिक खींचतान और उससे पैदा हुए सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों पर रोशनी डालते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये आंदोलन क्यों हुए, कौन थे वो लोग जो इस बदलाव की मशाल लेकर आगे आए और उन्होंने भारत को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है ब्रिटिश राज के साथ। अच्छा। अंग्रेज सिर्फ हुकूमत करने नहीं आए थे, वो अपने साथ अपनी भाषा, अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति और अपने विचार भी लेकर आए। और इसका असर हुआ? इसका बहुत बड़ा असर हुआ। भारत में एक नया वर्ग पैदा हुआ, शहरी, पढ़ा लिखा, अंग्रेजी बोलने वाला मध्य वर्ग। और स्रोत बताते हैं कि इसी वर्ग ने पहली बार अपने समाज और धर्म की तरफ एक आलोचक की नजर से देखना शुरू किया। जैसे कि उन्हें क्या बातें चुभने लगी? जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जाति का भेदभाव, महिलाओं की जो दयनीय हालत थी, ये सब। और दिलचस्प बात यह है कि उस समय धर्म और समाज इतने घुले मिले हुए थे कि एक को सुधारे बिना दूसरे को सुधारना मुमकिन नहीं था। बिल्कुल। इसीलिए इन्हें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहा जाता है। तो ये जो बदलाव की चिंगारी थी, ये आई कहाँ से? क्या ये सिर्फ पश्चिमी शिक्षा का असर था? पश्चिमी शिक्षा एक बहुत बड़ा कारण थी, पर अकेली वजह नहीं। अच्छा। सोचिए, ईसाई मिशनरी भारत आकर अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे और हिंदू धर्म की आलोचना भी। तो इससे भी कई भारतीय विचारकों को अपने धर्म के अंदर झांकने और सुधार करने के लिए एक तरह से प्रेरणा मिली। और फिर अखबार और पत्रिकाएं भी थीं। हाँ, जिससे नए विचार तेजी से फैलने लगे। लेकिन एक और दिलचस्प बात है जिसे स्रोतों में प्राच्यवादियों का प्रभाव कहा गया है। एक मिनट, प्राच्यवादी ये कौन थे? ये शब्द थोड़ा भारी लगता है। आसान भाषा में कहें तो ये वो पश्चिमी विद्वान थे जिन्होंने भारत के प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, इनका अध्ययन किया और उनका अनुवाद किया। ओह, तो उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत का अतीत कितना गौरवशाली था। बिल्कुल। और इससे भारतीय बुद्धिजीवियों में एक नया आत्मविश्वास जागा। उन्हें लगा कि अगर हमारा अतीत इतना महान था तो हमारा वर्तमान इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? और इसी सवाल ने सुधार की आग को और हवा दी। हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब प्रेरणा पश्चिम से भी मिल रही थी और अपने अतीत से भी। लेकिन क्या इन आंदोलनों की पहुंच पूरे भारत में थी? मतलब क्या गांव का एक आम किसान भी इन बहसों में हिस्सा ले रहा था? नहीं, और यही इन आंदोलनों की सबसे बड़ी हकीकत और कह सकते हैं सबसे बड़ी सीमा थी। स्रोत बिल्कुल साफ बताते हैं कि ये आंदोलन मुख्य रूप से शहरों तक ही सीमित थे। और शहरों में भी कुछ खास लोगों तक? हाँ, पढ़े लिखे, ऊंची जातियों के लोगों तक। देश की जो विशाल आबादी गांवों में रहती थी, जो अपनी रोजमर्रा की गरीबी और मुश्किलों से जूझ रही थी, उस तक इस बदलाव की हवा पहुंचने में दशकों लग गए। तो क्या ये कहना सही होगा कि इन आंदोलनों का असर शुरुआत में काफी सतही था? मतलब बस एक बौद्धिक बहस बनकर रह गए? शुरुआत में तो ऐसा ही था। इसका नतीजा ये हुआ कि इन सुधारों की जड़ें समाज में बहुत गहरी नहीं हो पाईं। शहरों में तो सती प्रथा पर बहस चल रही थी, लेकिन गांव में जीवन वैसा ही चल रहा था। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहीं से शुरुआत हुई। और इस शुरुआत का सबसे बड़ा चेहरा थे राजा राम मोहन राय। हाँ, आधुनिक भारत के जनक। उनके बारे में तो हमने स्कूल में भी पढ़ा है, पर वो इतने खास क्यों माने जाते हैं? उनका मुख्य विचार क्या था? राजा राम मोहन राय की खासियत ये थी कि उनका एक पैर पश्चिम में था और दूसरा भारत में। वो अतीत और भविष्य के बीच एक पुल की तरह थे। मतलब वो अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, संस्कृत, फारसी कई भाषाएं जानते थे। उन्होंने पश्चिमी तर्कवाद को अपनाया, लेकिन भारतीय उपनिषदों से एकेश्वरवाद का विचार लिया। एकेश्वरवाद
यानी एक ही ईश्वर में विश्वास, मूर्ति पूजा के बिना। बिल्कुल। उनका मानना था कि हिंदू धर्म का असली रूप यही है जिसमें एक ही निराकार ईश्वर की पूजा होती है। ये मूर्ति पूजा और बाकी कर्मकांड तो बाद में आए हैं। और इसी विचार को फैलाने के लिए उन्होंने आत्मीय सभा और फिर ब्रह्म समाज बनाया। हाँ, 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज। लेकिन उनका काम सिर्फ धार्मिक सुधार तक सीमित नहीं था। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ जो जंग लड़ी वो तो इतिहास में दर्ज है। हाँ, और सुना है कि वो खुद एक घटना के गवाह थे। हाँ, उनकी अपनी भाभी को जिंदा जला दिया गया था। उस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। सोचकर ही रूह कांप जाती है। तो राजा राम मोहन राय जैसे सुधारक पश्चिम और पूर्व के बीच एक पुल बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या हर कोई यही मानता था कि सुधार का रास्ता पश्चिम से होकर ही गुजरता है? जाहिर है नहीं। कुछ लोगों के लिए जवाब बाहर नहीं बल्कि भारत के अपने प्राचीन ज्ञान में छिपा था। और यहीं से जन्म हुआ एक बिल्कुल अलग तरह के आंदोलन का, आर्य समाज। इसे ऐसे समझिए, अगर समाज एक बीमार इंसान था तो ब्रह्म समाज के डॉक्टर कह रहे थे कि हमें पश्चिम से कुछ नई दवाइयां लेनी होंगी। वहीं आर्य समाज के वैद्य कह रहे थे कि इलाज हमारी अपनी जड़ी बूटियों यानी वेदों में ही मौजूद है, बस हमें उन्हें फिर से खोजना होगा। ये तो कमाल का एनालॉजी है। और इन वैद्य जी का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका नारा था वेदों की ओर लौट चलो। हाँ, उन्होंने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, इन सब का विरोध किया। लेकिन उनके एक कदम ने तो उस समय के समाज में हलचल मचा दी होगी। शुद्धि आंदोलन। बहुत बड़ी हलचल। शुद्धि आंदोलन का मतलब था उन लोगों की हिंदू धर्म में वापसी जिन्होंने किसी भी वजह से दूसरा धर्म अपना लिया था। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि उस समय तक हिंदू धर्म में ऐसा कोई संगठित तरीका नहीं था। मतलब ये दरवाजा एक तरह से बंद था। आर्य समाज ने पहली बार इस दरवाजे को खोला। लेकिन इस पर तो विवाद हुआ होगा, मतलब दूसरे धर्मों ने कैसी प्रतिक्रिया दी होगी? बिल्कुल हुआ। शुद्धि आंदोलन की वजह से आर्य समाज और दूसरे धर्मों, खासकर इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रचारकों के बीच काफी तीखी बहसें हुई। समाज में एक तनाव भी पैदा हुआ। लेकिन दयानंद सरस्वती का मकसद था हिंदू धर्म को अंदर से मजबूत बनाना। और एक और दिलचस्प बात, उन्होंने अपनी सबसे मशहूर किताब सत्यार्थ प्रकाश संस्कृत में नहीं, हिंदी में लिखी। हाँ, ताकि आम आदमी भी उनके विचारों को समझ सकें। तो हमने दो बड़े मॉडल देखे, एक ब्रह्म समाज जो पश्चिम से प्रेरणा ले रहा था और दूसरा आर्य समाज जो वेदों में जवाब ढूंढ रहा था। क्या ये लहर सिर्फ बंगाल तक ही सीमित थी? नहीं, ये पूरे देश में फैल रही थी, लेकिन हर जगह इसका रूप थोड़ा अलग था। जैसे महाराष्ट्र में? हाँ, महाराष्ट्र में 1867 में प्रार्थना समाज बना, जो ब्रह्म समाज के विचारों से ही काफी मिलता जुलता था। लेकिन महाराष्ट्र में असली वैचारिक धमाका किया ज्योतिबा फूले ने। उनके बारे में बताइए, वो कैसे अलग थे? जहां बंगाल में सुधार ज्यादातर धार्मिक और ऊंची जातियों की सामाजिक प्रथाओं पर केंद्रित थे, वहीं फूले ने बहस का रुख ही मोड़ दिया। मतलब? उन्होंने धर्म से ज्यादा समाज की संरचना यानी जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवाद पर सीधा हमला किया। ब्राह्मणवाद, इसका मतलब क्या ब्राह्मणों का विरोध था? नहीं, ब्राह्मणवाद का मतलब किसी व्यक्ति या जाति का विरोध नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का विरोध था जिसमें जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा और किसी को नीचा माना जाता है। अच्छा। फूले खुद माली जाति से आते थे और उन्होंने निचली जातियों और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को बहुत करीब से देखा था। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया। सत्य की खोज करने वाला समाज। हाँ, उनका मकसद था निचली जातियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना। उन्होंने गुलामगिरी जैसी किताबें लिखीं। ये भारत में निचली जातियों के हक की सबसे शुरुआती और सबसे बुलंद आवाजों में से एक थी। और ये आवाज सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं रही होगी? बिल्कुल नहीं। दक्षिण भारत में केरल में श्री नारायण गुरु ने इसी तरह का काम किया। उन्होंने नारा दिया, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। ये दिखाता है कि पूरे देश में लोग सामाजिक बराबरी के लिए लड़ रहे थे, भले ही उनके तरीके अलग थे। और इन सभी आंदोलनों में एक बात जो बार बार सामने आ रही है, वो है महिलाओं की स्थिति में सुधार का मुद्दा। हाँ, क्योंकि समाज की हालत का सबसे बड़ा पैमाना यही होता है कि वहां महिलाओं की क्या स्थिति है। इस मामले में ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम सबसे ऊपर आता है। विधवा पुनर्विवाह के लिए? हाँ, उन्होंने प्राचीन ग्रंथों को खंगालकर ये साबित किया कि विधवा विवाह की इजाजत है और उनके ही प्रयासों से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ। और स्रोतों में एक बहुत ही दमदार किस्सा है।
उन्होंने सिर्फ कानून नहीं बनवाया बल्कि एक मिसाल भी कायम की। हाँ, और ये आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। उस जमाने में जब समाज बहिष्कार कर देता था, तब अपने इकलौते बेटे की शादी एक विधवा से करवाने के लिए कितना साहस चाहिए होगा। ये तो अविश्वसनीय है। इससे पता चलता है कि वो सुधार को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि उसे जीना चाहते थे। और ऐसी ही एक और महान महिला थी, पंडिता रमाबाई। उन्हें तो स्रोतों में भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा कहा गया है। सही कहा। पंडिता रमाबाई एक असाधारण महिला थीं। वो संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान थीं। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए पुणे में आर्य महिला समाज बनाया। और शारदा सदन और मुक्ति सदन भी। हाँ, शारदा सदन विधवाओं के लिए और मुक्ति सदन निराश्रित महिलाओं के लिए एक घर था। उनका काम सिर्फ शिक्षा देना नहीं था, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना था। उनका काम ये दिखाता है कि सुधार का मतलब सिर्फ पुरानी प्रथाओं को तोड़ना नहीं, बल्कि उनकी जगह एक नया, बराबरी का और बेहतर ढांचा खड़ा करना भी है। ये सारी बातें तो ज्यादातर हिंदू समाज के अंदर हो रहे सुधारों की हैं। क्या दूसरे धर्मों में भी ऐसी ही कोई हलचल थी? बिल्कुल थी। ये वैचारिक मंथन हर समुदाय में चल रहा था। मुस्लिम समुदाय में तो दो बिल्कुल अलग तरह के आंदोलन एक साथ चल रहे थे, जो बहुत दिलचस्प है। कौन कौन से? एक तरफ था सर सैयद अहमद खां का अलीगढ़ आंदोलन। उनका मानना था कि अगर मुस्लिम समुदाय को तरक्की करनी है तो उसे अंग्रेजी तालीम और पश्चिमी विज्ञान को अपनाना ही होगा। और इसी सोच के साथ उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव रखी। हाँ, जो पहले अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ था देवबंद आंदोलन। ये ऐसा था जैसे एक ही मंजिल पर पहुंचने के दो बिल्कुल अलग रास्ते हों। अच्छा। देवबंद के उलेमाओं को डर था कि पश्चिमी रास्ते पर चलकर मुस्लिम समुदाय अपनी इस्लामी पहचान खो देगा। उनके लिए असली तरक्की दीनी तालीम में थी। वो पश्चिमी संस्कृति के सख्त खिलाफ थे। ये बहस तो आज भी दुनिया भर में चल रही है कि तरक्की के लिए अपनी परंपरा को कितना बचाना है और आधुनिकता को कितना अपनाना है। बिल्कुल, और यही विविधता हमें सिख और पारसी समुदायों में भी दिखती है। सिखों में नामधारी आंदोलन और बाद में अकाली आंदोलन हुए, जिनका मकसद गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों से छुड़ाना था। हाँ, और पारसी समुदाय ने रहनुमाई मजदियान सभा के जरिए अपने समाज में सुधार किए। तो ये साफ है कि ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक वैचारिक उथल-पुथल का दौर था। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि 19वीं सदी का भारत एक प्रयोगशाला की तरह था, जहां भविष्य के समाज के लिए नए नए प्रयोग हो रहे थे। राजा राम मोहन जाई के आधुनिक नजरिए से लेकर दयानंद सरस्वती के वेदों की ओर लौट चलो के नारे तक, ज्योतिबा फुले के संघर्ष से लेकर सर सैयद अहमद खां के मिशन तक, रास्ते अलग थे, पर मंजिल सबकी एक ही थी, एक बेहतर और जागरूक समाज बनाना। हाँ। और यही इन आंदोलनों की सबसे बड़ी देन थी। उन्होंने सिर्फ सती प्रथा या बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर चोट नहीं की, बल्कि भारतीय लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया। एक नई चेतना पैदा की। एक नया आत्मविश्वास, एक नई चेतना। इन सामाजिक लड़ाइयों ने लोगों को पहली बार धर्म और जाति से ऊपर उठकर हम भारतीय के रूप में सोचना सिखाया। मतलब एक तरह से ये राजनीतिक आजादी की लड़ाई का ड्रेस रिहर्सल था। हाँ, कह सकते हैं। इसने आने वाले समय में राष्ट्रवाद की भावना को बहुत मजबूत किया। और अब एक विचार जिस पर गौर किया जा सकता है, ये सभी सुधारक एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे, समाज का उत्थान, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल अलग थे। कोई अपनी प्रेरणा पश्चिम में खोज रहा था, तो कोई भारत के सुनहरे अतीत में। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब भी कोई समाज बदलाव के दौर से गुजरता है, तो क्या आधुनिकता और परंपरा के बीच का ये तनाव, ये खींचतान हमेशा मौजूद रहती है? नमस्कार और द डीप डाइव में स्वागत है। नमस्कार। जब भी हम भारत की आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो जाहिर है सबसे पहला नाम दिमाग में आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। 1885 में बनी एक विशाल संस्था। लेकिन ये कहानी 1885 में शुरू नहीं हुई। सोचिए, कांग्रेस के बनने से पहले भारत का पॉलिटिकल सीन कैसा था? क्या सब कुछ शांत था, या फिर सत्ता के नीचे कुछ पक रहा था? आज हम इसी दौर की पड़ताल करेंगे, उस दौर की जब आज़ादी का आंदोलन अपनी शुरुआती शक्ल ले रहा था। बिल्कुल, और ये एक बहुत जरूरी विषय है। 1885 से पहले के जो 50 साल थे, खासकर 19वीं सदी, वो भारत में छोटे छोटे राजनीतिक संगठनों के स्टार्टअप का दौर था, कह सकते हैं। स्टार्टअप का दौर? हाँ, एक तरह से। ये बंगाल, बम्बई, मद्रास जैसे पावर सेंटर्स में उभर रहे थे। इन्हें कांग्रेस का अग्रदूत या प्रीकर्सर कहना बिल्कुल सही होगा। अच्छा।
लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, इनकी मांगें आजादी की नहीं थीं। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। जी, ये लोग ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना नहीं चाहते थे, बल्कि उसी सिस्टम के अंदर रहकर भारतीयों के लिए ज्यादा अधिकार, ज्यादा मौके और बेहतर प्रशासन चाहते थे। मतलब ये वो पहली चिंगारियां थीं जिनसे बाद में एक बड़ी आग लगनी थी। तो आज का हमारा मिशन यही है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम ये समझेंगे कि ये शुरुआती संगठन कौन थे, इन्हें चलाने वाले लोग कौन थे और असल में वो चाहते क्या थे। हम ये पता लगाएंगे कि कैसे इन छोटे छोटे, कभी-कभी सिर्फ अपने हितों के लिए काम करने वाले समूहों ने अनजाने में ही सही एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रख दी। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 19वीं सदी का पहला आधा हिस्सा। स्रोत बताते हैं कि उस दौर के संगठनों की बागडोर कुछ खास लोगों के हाथ में थी। ये कौन लोग थे और क्या इनका एजेंडा वाकई राष्ट्रीय था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शुरुआती दौर में यानी 1830s और 40s में नेतृत्व पूरी तरह से अमीर और प्रभावशाली जमींदारों के। बिल्कुल जमींदारों के हाथ में था। ये वो लोग थे जिनकी जमीनें थीं, जिनका समाज में रुतबा था और जिनके हित सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार की नीतियों से जुड़े थे। स्रोत में साफ लिखा है कि इन संगठनों का पहला और सबसे बड़ा मकसद जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब किसानों के हक की लड़ाई, जैसे लगान कम करो, ये सब इनकी लिस्ट में था ही नहीं। नहीं, दूर दूर तक नहीं। उनकी मांगें बहुत अलग थीं। वो चाहते थे प्रशासनिक सुधार यानी एडमिनिस्ट्रेशन को और बेहतर बनाया जाए। वो चाहते थे कि सरकार में नौकरियों में भारतीयों को ज्यादा हिस्सेदारी मिले। जाहिर है, अपने वर्ग के पढ़े लिखे लोगों के लिए। हाँ, बिल्कुल। और मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। एक तरह से वे ब्रिटिश सिस्टम में अपने लिए एक बड़ी हिस्सेदारी मांग रहे थे, उसे चुनौती नहीं दे रहे थे। और सबसे पहले बने संगठनों में कौन से नाम आते हैं? स्रोत में कुछ का जिक्र है। देखिए, कागज पर तो सबसे पहली राजनीतिक संस्था 1836 में बनी बंग भाषा प्रकाशिका सभा थी, जिसे राजा राम मोहन राय के साथियों ने बनाया था। अच्छा। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि संगठित राजनीतिक प्रयासों की असली शुरुआत 1838 में हुई, जब द्वारिकानाथ टैगोर ने लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। हाँ बिल्कुल, ये जमींदारों के लिए बनाई गई संस्था थी। इसे भारत की पहली संगठित राजनीतिक संस्था माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका एक स्पष्ट ढांचा था, एक एजेंडा था और ये लगातार काम कर रही थी। ठीक है, तो शुरुआती दौर जमींदारों का था जो अपने हितों के लिए लॉबिंग कर रहे थे। लेकिन यहां से कहानी बदलती है। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में स्रोत बताते हैं कि एक नया वर्ग राजनीति में कदम रख रहा था। हाँ, और यहीं से खेल दिलचस्प होना शुरू होता है। 1850 के बाद भारत के राजनीतिक मंच पर एक नए तबके का उदय हुआ, मध्यम वर्ग। वकील, डॉक्टर, पत्रकार। बिल्कुल, ये पढ़े लिखे पेशेवर लोग थे। ये जमींदारों की तरह पैदाइशी अमीर नहीं थे, लेकिन अपनी शिक्षा और पेशे के दम पर समाज में अपनी जगह बना रहे थे। इनके आने से संगठनों का चरित्र और उनके उद्देश्य भी बदलने लगे। इसका कोई बड़ा उदाहरण? सबसे बड़ा उदाहरण है 1851 में बनी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये कोई नई संस्था नहीं थी, बल्कि दो पुरानी संस्थाओं का विलय था। विलय? कौन सी दो संस्थाएं? एक थी जमींदारों वाली लैंड होल्डर सोसाइटी और दूसरी थी 1893 में बनी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसमें कुछ हद तक मध्यम वर्ग के लोग भी थे। एक मिनट, तो एक जमींदारों की संस्था और एक आम लोगों की संस्था, इनका विलय हो गया? ये तो आज के जमाने के किसी कॉर्पोरेट मर्जर जैसा लगता है। कह सकते हैं। क्या इससे आम लोगों की आवाज दब नहीं गई या एक कदम आगे था? देखिए, ये एक तरह का समझौता था, लेकिन एक जरूरी कदम भी। राधाकांत देव इसके अध्यक्ष बने। इस विलय से एक ज्यादा बड़ा और ज्यादा प्रभावशाली संगठन बना, जिसे भारतवर्षीय सभा भी कहा जाने लगा। भारतवर्षीय सभा? जी, इससे पता चलता है कि सोच अब सिर्फ बंगाल के जमींदारों से आगे बढ़कर एक अखिल भारतीय पहचान की तरफ जारी थी, भले ही वो पहचान अभी बहुत धुंधली थी। और सबसे बड़ी बात, इस एसोसिएशन ने अपना एक मुखपत्र, एक न्यूज़पेपर निकाला, हिंदू पेट्रियट। अपना खुद का अखबार। ये उस दौर में कितना बड़ा गेम चेंजर रहा होगा। बहुत बड़ा, आज के सोशल मीडिया की तरह समझ लीजिए। सही। अपना अखबार होने का मतलब था कि अब आप अपनी बात सीधे हजारों पढ़े लिखे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, जनमत यानी पब्लिक ओपिनियन बना सकते हैं और सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ चिट्ठियां लिखने से कई ज्यादा शक्तिशाली तरीका था।
इसने तो राजनीतिक संवाद का तरीका ही बदल दिया होगा। बिल्कुल। इन सभी संगठनों में से क्या कोई ऐसा था जिसे हम कह सकें कि अगर ये ना होता तो शायद कांग्रेस का रूप कुछ और ही होता? कोई असली गेम चेंजर संगठन? बिल्कुल। अगर किसी एक संगठन को कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती संस्था कहना हो तो वो निसंदेह इंडियन एसोसिएशन होगी। इंडियन एसोसिएशन। जी। इसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 को हुई थी और यहाँ जो बात इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसके संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम तो बहुत सुना है। इनकी कहानी में ऐसा क्या खास था? उनकी कहानी व्यक्तिगत अपमान से राष्ट्रीय आंदोलन के जन्म की कहानी है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारत के शुरुआती आईसीएस अफसरों में से थे। बहुत काबिल थे, लेकिन 1874 में एक मामूली सी गलती, एक क्लरिकल एरर के लिए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। असल में अंग्रेजों को बस एक बहाना चाहिए था। अच्छा। इस अन्याय ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया और उन्होंने तय किया कि वो अपना जीवन इसी भेदभाव के खिलाफ लड़ने में लगाएंगे। वाह, मतलब एक पर्सनल इनजस्टिस ने एक नेशनल मूवमेंट को जन्म दे दिया। बिल्कुल। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल। और उन्होंने इंडियन एसोसिएशन को इसी सोच के साथ बनाया। इसका मकसद सिर्फ पढ़े लिखे अमीर लोगों को जोड़ना नहीं था। स्रोत बताते हैं कि बैनर्जी ने एक मध्यम वर्गीय, ज्यादा लोकतांत्रिक संगठन बनाने की कोशिश की। तो उन्होंने मुद्दा क्या उठाया? उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो पूरे भारत के पढ़े लिखे नौजवानों को छूता था। सिविल सर्विसेज की परीक्षा में उम्र घटाने का मुद्दा। अंग्रेजों ने परीक्षा देने की अधिकतम उम्र 21 से घटाकर 19 साल कर दी थी, ताकि भारतीय इसमें बैठ ही ना पाए। सही पकड़ा। ताकि भारतीय इसमें बैठ ही ना पाए। और इस मुद्दे पर इंडियन एसोसिएशन ने क्या किया? उन्होंने जो किया वो उस समय के लिए क्रांतिकारी था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस मुद्दे को लेकर पूरे भारत का दौरा किया, लाहौर से लेकर मद्रास तक। पूरा भारत उस जमाने में? जी। उन्होंने जनसभाएं की, लोगों को इकट्ठा किया और एक अखिल भारतीय जनमत तैयार किया। ये पहली बार था कि कोई नेता एक मुद्दे को लेकर पूरे भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो एक तरह से ये कांग्रेस के भविष्य के मास कांटेक्ट प्रोग्राम का बीटा टेस्ट था। बिल्कुल। क्या खूब कहा आपने। इसी वजह से इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस का सबसे साफ मॉडल माना जाता है। और एक और दिलचस्प बात बताइए। इससे ठीक एक साल पहले 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग बनाई थी, जो साल भर के अंदर ही इंडियन एसोसिएशन में मिल गई। फिर से एक विलय? हाँ, ये दिखाता है कि एक मजबूत एकीकृत मंच बनाने की चाह कितनी प्रबल थी। बंगाल में तो ये सब चल ही रहा था, जो कि उस समय का पावर सेंटर था। लेकिन भारत बहुत बड़ा है। क्या ये राजनीतिक चिंगारी भारत के दूसरे कोनों जैसे बॉम्बे या मद्रास तक भी पहुंच रही थी, या वहां की कहानी कुछ अलग थी? कहानी थोड़ी अलग थी, लेकिन चिंगारी हर जगह पहुंच रही थी। बम्बई की बात करें तो वहां का माहौल बंगाल से अलग था। कैसे? बंगाल में जमींदार हावी थे, तो बम्बई व्यापार और उद्योग का केंद्र था। वहां पारसी गुजराती व्यापारी वर्ग का ज्यादा दबदबा था। और क्या बम्बई के संगठनों ने भी कुछ अलग किया? हाँ, एक संगठन का जिक्र करना बहुत जरूरी है, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना 1870 में एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी जैसे लोगों ने की थी। इसका नाम ही सार्वजनिक है, यानी सबका। और ये सिर्फ नाम के लिए नहीं था। मतलब ये लोग सरकार को कोई भी याचिका भेजने से पहले आम लोगों के बीच सर्वे करते थे, उनके दस्तखत लेते थे। अच्छा। ये साबित करने के लिए कि ये मांग सिर्फ कुछ नेताओं की नहीं, बल्कि जनता की है। ये तो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का एक अद्भुत प्रयोग था। बिल्कुल। बाद में 1885 में बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता जैसे दिग्गजों ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई, जो कांग्रेस के जन्म में एक अहम कड़ी बनी। कमाल है। और दक्षिण में मद्रास में क्या हो रहा था? मद्रास में भी अपनी एक अलग राजनीतिक दुनिया आकार ले रही थी। 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन बनी, लेकिन असली तेजी 1884 में आई, जब मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे एम.वी. राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। तो आप देख सकते हैं, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसीज में अलग अलग संगठन, अलग अलग नेता, लेकिन लक्ष्य लगभग एक जैसे थे। ब्रिटिश हुकूमत के भीतर भारतीयों के लिए एक सम्मानजनक जगह बनाना। बिल्कुल। स्रोत में एक और हैरान करने वाली जानकारी है। ये संगठन सिर्फ भारत में ही नहीं बन रहे थे, बल्कि लंदन में भी भारतीय संगठन बनाए जा रहे थे। हाँ।
लंदन में क्यों? इसका क्या मतलब था? ये उस दौर के नेताओं की राजनीतिक समझ को दिखाता है। वो जानते थे कि असली सत्ता लंदन में बैठी है, ब्रिटिश संसद और वहां की जनता। अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न लड़ाई को सीधे दुश्मन के घर ले जाया जाए। लंदन में संगठन बनाने का मकसद था ब्रिटिश सांसदों और जनता को भारत की समस्याओं के बारे में सीधे बताना, उन्हें जागरूक करना और भारत के पक्ष में लॉबिंग करना। और इस काम में सबसे आगे कौन था? एक ही नाम, दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। जाहिर है। वो बंबई में भी सक्रिय थे और लंदन में भी। उन्होंने 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। और ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन क्या करती थी? इसका काम था ब्रिटिश लोगों को ये बताना कि भारत पर शासन करने की असलियत क्या है। वो वहां भाषण देते थे, लेख लिखते थे और ब्रिटिश नीति निर्माताओं पर दबाव बनाने की कोशिश करते थे। ये एक बहुत दूरदर्शी रणनीति थी। तो अब इस सारी जानकारी को जोड़कर देखते हैं। इतने सारे संगठन, नेता, तारीखें, विलय। अगर हमें 1885 से पहले की इस पूरी राजनीतिक हलचल का सार निकालना हो तो क्या कहेंगे? इसका असली महत्व क्या था? अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये पूरा दौर भारत के लिए एक पॉलिटिकल इंटर्नशिप जैसा था। पॉलिटिकल इंटर्नशिप? हाँ, इन संगठनों ने, चाहे वो कितने भी छोटे या अभिजात्य क्यों न रहे हों, भारतीयों को 3 बहुत जरूरी चीजें सिखाई। पहली, एक साथ मिलकर संगठित कैसे होना है। दूसरी, अपनी मांगों को कानूनी और संवैधानिक तरीके से, यानी याचिकाओं और ज्ञापनों के जरिए सरकार के सामने कैसे रखना है। ठीक है। और तीसरी और सबसे जरूरी, उन्होंने एक राजनीतिक चेतना पैदा की। एक ऐसी सोच कि हम भारतीय हैं और हमारे कुछ राजनीतिक अधिकार हैं। ये चेतना पहले इस तरह मौजूद नहीं थी। और अगर हम किसी एक व्यक्ति को इस राजनीतिक सोच का शुरुआती बिंदु माने तो स्रोत किसका नाम लेते हैं? स्रोत हमें राजा राममोहन राय की ओर ले जाते हैं। हम उन्हें मुख्य रूप से एक समाज सुधारक के रूप में जानते। नमस्कार और द डीप डाइव में स्वागत है। नमस्कार। जब भी हम भारत की आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो जाहिर है सबसे पहला नाम दिमाग में आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। 1885 में बनी एक विशाल संस्था। लेकिन ये कहानी 1885 में शुरू नहीं हुई। सोचिए, कांग्रेस के बनने से पहले भारत का पॉलिटिकल सीन कैसा था? क्या सब कुछ शांत था या फिर सत्ता के नीचे कुछ पक रहा था? आज हम इसी दौर की पड़ताल करेंगे, उस दौर की जब आज़ादी का आंदोलन अपनी शुरुआती शक्ल ले रहा था। बिल्कुल, और ये एक बहुत जरूरी विषय है। 1885 से पहले के जो 50 साल थे, खासकर 19वीं सदी, वो भारत में छोटे छोटे राजनीतिक संगठनों के स्टार्टअप का दौर था, कह सकते हैं। स्टार्टअप का दौर? हाँ, एक तरह से। ये बंगाल, बंबई, मद्रास जैसे पावर सेंटर्स में उभर रहे थे। इन्हें कांग्रेस का अग्रदूत या प्रीकर्सर कहना बिल्कुल सही होगा। अच्छा। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, इनकी मांगें आजादी की नहीं थीं। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। जी, ये लोग ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना नहीं चाहते थे, बल्कि उसी सिस्टम के अंदर रहकर भारतीयों के लिए ज्यादा अधिकार, ज्यादा मौके और बेहतर प्रशासन चाहते थे। मतलब ये वो पहली चिंगारियां थीं जिनसे बाद में एक बड़ी आग लगनी थी। तो आज का हमारा मिशन यही है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम ये समझेंगे कि ये शुरुआती संगठन कौन थे, इन्हें चलाने वाले लोग कौन थे और असल में वो चाहते क्या थे। हम ये पता लगाएंगे कि कैसे इन छोटे छोटे, कभी-कभी सिर्फ अपने हितों के लिए काम करने वाले समूहों ने अनजाने में ही सही एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रख दी। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 19वीं सदी का पहला आधा हिस्सा। स्रोत बताते हैं कि उस दौर के संगठनों की बागडोर कुछ खास लोगों के हाथ में थी। ये कौन लोग थे और क्या इनका एजेंडा वाकई राष्ट्रीय था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शुरुआती दौर में, यानी 1830s और 40s में, नेतृत्व पूरी तरह से अमीर और प्रभावशाली जमींदारों के। बिल्कुल, जमींदारों के हाथ में था। ये वो लोग थे जिनकी जमीनें थीं, जिनका समाज में रुतबा था और जिनके हित सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार की नीतियों से जुड़े थे। स्रोत में साफ लिखा है कि इन संगठनों का पहला और सबसे बड़ा मकसद जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब किसानों के हक की लड़ाई, जैसे लगान कम करो, ये सब इनकी लिस्ट में था ही नहीं। नहीं, दूर दूर तक नहीं। उनकी मांगें बहुत अलग थीं। वो चाहते थे प्रशासनिक सुधार, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को और बेहतर बनाया जाए।
वो चाहते थे कि सरकार में नौकरियों में भारतीयों को ज्यादा हिस्सेदारी मिले। जाहिर है, अपने वर्ग के पढ़े लिखे लोगों के लिए। हाँ, बिल्कुल। और मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। एक तरह से वे ब्रिटिश सिस्टम में अपने लिए एक बड़ी हिस्सेदारी मांग रहे थे, उसे चुनौती नहीं दे रहे थे। और सबसे पहले बने संगठनों में कौन से नाम आते हैं? स्रोत में कुछ का जिक्र है। देखिए, कागज पर तो सबसे पहली राजनीतिक संस्था 1836 में बनी बंग भाषा प्रकाशिका सभा थी, जिसे राजा राम मोहन राय के साथियों ने बनाया था। अच्छा। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि संगठित राजनीतिक प्रयासों की असली शुरुआत 1838 में हुई, जब द्वारिकानाथ टैगोर ने लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। हाँ बिल्कुल, ये जमींदारों के लिए बनाई गई संस्था थी। इसे भारत की पहली संगठित राजनीतिक संस्था माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका एक स्पष्ट ढांचा था, एक एजेंडा था और ये लगातार काम कर रही थी। ठीक है, तो शुरुआती दौर जमींदारों का था जो अपने हितों के लिए लॉबिंग कर रहे थे, लेकिन यहां से कहानी बदलती है। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में स्रोत बताते हैं कि एक नया वर्ग राजनीति में कदम रख रहा था। हाँ, और यहीं से खेल दिलचस्प होना शुरू होता है। 1850 के बाद भारत के राजनीतिक मंच पर एक नए तबके का उदय हुआ, मध्यम वर्ग। वकील, डॉक्टर, पत्रकार। बिल्कुल, ये पढ़े लिखे पेशेवर लोग थे। ये जमींदारों की तरह पैदाइशी अमीर नहीं थे, लेकिन अपनी शिक्षा और पेशे के दम पर समाज में अपनी जगह बना रहे थे। इनके आने से संगठनों का चरित्र और उनके उद्देश्य भी बदलने लगे। इसका कोई बड़ा उदाहरण? सबसे बड़ा उदाहरण है 1851 में बनी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये कोई नई संस्था नहीं थी, बल्कि दो पुरानी संस्थाओं का विलय था। विलय? कौन सी दो संस्थाएं? एक थी जमींदारों वाली लैंड होल्डर सोसाइटी, और दूसरी थी 1893 में बनी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसमें कुछ हद तक मध्यम वर्ग के लोग भी थे। एक मिनट, तो एक जमींदारों की संस्था और एक आम लोगों की संस्था, इनका विलय हो गया? ये तो आज के जमाने के किसी कॉर्पोरेट मर्जर जैसा लगता है। कह सकते हैं। क्या इससे आम लोगों की आवाज दब नहीं गई या एक कदम आगे था? देखिए, ये एक तरह का समझौता था, लेकिन एक जरूरी कदम भी। राधाकांत देव इसके अध्यक्ष बने। इस विलय से एक ज्यादा बड़ा और ज्यादा प्रभावशाली संगठन बना, जिसे भारतवर्षीय सभा भी कहा जाने लगा। भारतवर्षीय सभा? जी, इससे पता चलता है कि सोच अब सिर्फ बंगाल के जमींदारों से आगे बढ़कर एक अखिल भारतीय पहचान की तरफ जारी थी, भले ही वो पहचान अभी बहुत धुंधली थी। और सबसे बड़ी बात, इस एसोसिएशन ने अपना एक मुखपत्र, एक न्यूज़पेपर निकाला, हिंदू पेट्रियट। अपना खुद का अखबार। ये उस दौर में कितना बड़ा गेम चेंजर रहा होगा। बहुत बड़ा, आज के सोशल मीडिया की तरह समझ लीजिए। सही। अपना अखबार होने का मतलब था कि अब आप अपनी बात सीधे हजारों पढ़े लिखे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, जनमत यानी पब्लिक ओपिनियन बना सकते हैं और सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ चिट्ठियां लिखने से कई ज्यादा शक्तिशाली तरीका था। इसने तो राजनीतिक संवाद का तरीका ही बदल दिया होगा। बिल्कुल। इन सभी संगठनों में से क्या कोई ऐसा था जिसे हम कह सकें कि अगर ये ना होता तो शायद कांग्रेस का रूप कुछ और ही होता? कोई असली गेम चेंजर संगठन? बिल्कुल। अगर किसी एक संगठन को कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती संस्था कहना हो, तो वो निसंदेह इंडियन एसोसिएशन होगी। इंडियन एसोसिएशन? जी, इसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 को हुई थी। और यहाँ जो बात इसे सबसे अलग बनाती है, वो है इसके संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम तो बहुत सुना है। इनकी कहानी में ऐसा क्या खास था? उनकी कहानी व्यक्तिगत अपमान से राष्ट्रीय आंदोलन के जन्म की कहानी है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारत के शुरुआती आईसीएस अफसरों में से थे। बहुत काबिल थे, लेकिन 1874 में एक मामूली सी गलती, एक क्लरिकल एरर के लिए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। असल में अंग्रेजों को बस एक बहाना चाहिए था। अच्छा। इस अन्याय ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया और उन्होंने तय किया कि वो अपना जीवन इसी भेदभाव के खिलाफ लड़ने में लगाएंगे। वाह, मतलब एक पर्सनल इनजस्टिस ने एक नेशनल मूवमेंट को जन्म दे दिया। बिल्कुल। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल। और उन्होंने इंडियन एसोसिएशन को इसी सोच के साथ बनाया। इसका मकसद सिर्फ पढ़े लिखे अमीर लोगों को जोड़ना नहीं था। स्रोत बताते हैं कि बैनर्जी ने एक मध्यम वर्गीय, ज्यादा लोकतांत्रिक संगठन बनाने की कोशिश की। तो उन्होंने मुद्दा क्या उठाया? उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो पूरे भारत के पढ़े लिखे नौजवानों को छूता था। सिविल सर्विसेज की परीक्षा में
उम्र घटाने का मुद्दा, अंग्रेजों ने परीक्षा देने की अधिकतम उम्र 21 से घटाकर 19 साल कर दी थी। ताकि भारतीय इसमें बैठ ही ना पाए सही पकड़ा। ताकि भारतीय इसमें बैठ ही ना पाए। और इस मुद्दे पर इंडियन एसोसिएशन ने क्या किया? उन्होंने जो किया वो उस समय के लिए क्रांतिकारी था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इस मुद्दे को लेकर पूरे भारत का दौरा किया, लाहौर से लेकर मद्रास तक। पूरा भारत उस जमाने में? जी, उन्होंने जनसभाएं की, लोगों को इकट्ठा किया और एक अखिल भारतीय जनमत तैयार किया। ये पहली बार था कि कोई नेता एक मुद्दे को लेकर पूरे भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो एक तरह से ये कांग्रेस के भविष्य के मास कांटेक्ट प्रोग्राम का बीटा टेस्ट था। बिल्कुल, क्या खूब कहा आपने। इसी वजह से इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस का सबसे साफ मॉडल माना जाता है। और एक और दिलचस्प बात बताइए। इससे ठीक 1 साल पहले 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग बनाई थी, जो साल भर के अंदर ही इंडियन एसोसिएशन में मिल गई। फिर से एक विलय? हाँ, ये दिखाता है कि एक मजबूत एकीकृत मंच बनाने की चाह कितनी प्रबल थी। बंगाल में तो ये सब चल ही रहा था, जो कि उस समय का पावर सेंटर था। लेकिन भारत बहुत बड़ा है, क्या ये राजनीतिक चिंगारी भारत के दूसरे कोनों जैसे बॉम्बे या मद्रास तक भी पहुंच रही थी, या वहां की कहानी कुछ अलग थी? कहानी थोड़ी अलग थी, लेकिन चिंगारी हर जगह पहुंच रही थी। बम्बई की बात करें तो वहां का माहौल बंगाल से अलग था। कैसे? बंगाल में जमींदार हावी थे, तो बम्बई व्यापार और उद्योग का केंद्र था। वहां पारसी गुजराती व्यापारी वर्ग का ज्यादा दबदबा था। और क्या बम्बई के संगठनों ने भी कुछ अलग किया? हाँ, एक संगठन का जिक्र करना बहुत जरूरी है, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना 1870 में एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी जैसे लोगों ने की थी। इसका नाम ही सार्वजनिक है, यानी सबका। और ये सिर्फ नाम के लिए नहीं था। मतलब ये लोग सरकार को कोई भी याचिका भेजने से पहले आम लोगों के बीच सर्वे करते थे, उनके दस्तखत लेते थे। अच्छा। ये साबित करने के लिए कि ये मांग सिर्फ कुछ नेताओं की नहीं, बल्कि जनता की है। ये तो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का एक अद्भुत प्रयोग था। बिल्कुल। बाद में 1885 में बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता जैसे दिग्गजों ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई, जो कांग्रेस के जन्म में एक अहम कड़ी बनी। कमाल है। और दक्षिण में मद्रास में क्या हो रहा था? मद्रास में भी अपनी एक अलग राजनीतिक दुनिया आकार ले रही थी। 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन बनी, लेकिन असली तेजी 1884 में आई, जब मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे एम.वी. राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। तो आप देख सकते हैं, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसीज में अलग अलग संगठन, अलग अलग नेता, लेकिन लक्ष्य लगभग एक जैसे थे। ब्रिटिश हुकूमत के भीतर भारतीयों के लिए एक सम्मानजनक जगह बनाना। बिल्कुल। स्रोत में एक और हैरान करने वाली जानकारी है। ये संगठन सिर्फ भारत में ही नहीं बन रहे थे, बल्कि लंदन में भी भारतीय संगठन बनाए जा रहे थे। हाँ। लंदन में क्यों? इसका क्या मतलब था? ये उस दौर के नेताओं की राजनीतिक समझ को दिखाता है। वो जानते थे कि असली सत्ता लंदन में बैठी है, ब्रिटिश संसद और वहां की जनता। अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न लड़ाई को सीधे दुश्मन के घर ले जाया जाए। लंदन में संगठन बनाने का मकसद था ब्रिटिश सांसदों और जनता को भारत की समस्याओं के बारे में सीधे बताना, उन्हें जागरूक करना और भारत के पक्ष में लॉबिंग करना। और इस काम में सबसे आगे कौन था? एक ही नाम, दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। जाहिर है वो बंबई में भी सक्रिय थे और लंदन में भी। उन्होंने 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। और ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन क्या करती थी? इसका काम था ब्रिटिश लोगों को ये बताना कि भारत पर शासन करने की असलियत क्या है। वो वहां भाषण देते थे, लेख लिखते थे और ब्रिटिश नीति निर्माताओं पर दबाव बनाने की कोशिश करते थे। ये एक बहुत दूरदर्शी रणनीति थी। तो अब इस सारी जानकारी को जोड़कर देखते हैं। इतने सारे संगठन, नेता, तारीखें, विलय। अगर हमें 1885 से पहले की इस पूरी राजनीतिक हलचल का सार निकालना हो तो क्या कहेंगे? इसका असली महत्व क्या था? अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये पूरा दौर भारत के लिए एक पॉलिटिकल इंटर्नशिप जैसा था। पॉलिटिकल इंटर्नशिप? हाँ, इन संगठनों ने, चाहे वो कितने भी छोटे या अभिजात्य क्यों न रहे हों, भारतीयों को 3 बहुत जरूरी चीजें सिखाईं। पहली,
एक साथ मिलकर संगठित कैसे होना है। दूसरी, अपनी मांगों को कानूनी और संवैधानिक तरीके से यानी याचिकाओं और ज्ञापनों के जरिए सरकार के सामने कैसे रखना है। ठीक है। और तीसरी और सबसे जरूरी, उन्होंने एक राजनीतिक चेतना पैदा की, एक ऐसी सोच कि हम भारतीय हैं और हमारे कुछ राजनीतिक अधिकार हैं। ये चेतना पहले इस तरह मौजूद नहीं थी। और अगर हम किसी एक व्यक्ति को इस राजनीतिक सोच का शुरुआती बिंदु माने तो स्रोत किसका नाम लेते हैं? स्रोत हमें राजा राममोहन राय की ओर ले जाते हैं। हम उन्हें मुख्य रूप से एक समाज सुधारक के रूप में जानते हैं। सती प्रथा का अंत, आधुनिक शिक्षा के समर्थक। जी, लेकिन वो भारत के पहले विचारक थे जिन्होंने सामाजिक सुधारों के साथ साथ राजनीतिक सुधारों की भी बात की। उन्होंने प्रेस की आजादी, भारतीयों के मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत की। वो उस दौर से बहुत आगे की सोच रहे थे। बिल्कुल, इसीलिए उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने जिस राजनीतिक विचार का बीज बोया था, इन सभी संगठनों ने उसे एक पौधे में बदला ताकि कांग्रेस उसे एक विशाल पेड़ बना सके। तो साफ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में किसी शून्य से पैदा नहीं हुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन दशकों के संघर्ष, प्रयोगों और सीखने की प्रक्रिया का नतीजा थी, जिसमें छोटे-छोटे क्षेत्रीय और अक्सर अमीर लोगों के समूहों ने राजनीतिक भागीदारी की भाषा और तरीके सीखे। बिल्कुल, ये संगठन वो प्रशिक्षण के मैदान थे, वो नर्सरी थी जहां कांग्रेस जैसे एक अखिल भारतीय आंदोलन के नेता तैयार हुए और विचार पके। ये एक जरूरी विकास प्रक्रिया थी जिसके बिना शायद कांग्रेस का बनना संभव नहीं होता। और श्रोताओं के लिए आगे सोचने के लिए एक विचार। स्रोत हमें बताते हैं कि इन समूहों की स्थापना किसने की, इनके नेता कौन थे, जमींदार, वकील, डॉक्टर। लेकिन उन करोड़ों लोगों का क्या जो इन संगठनों का हिस्सा नहीं थे? एक आम किसान, एक कारीगर, एक मजदूर। जब ये पढ़े लिखे लोग कलकत्ता, बंबई और मद्रास के हॉलों में बैठकर याचिकाएं लिख रहे थे, तब भारत के गांवों में एक आम इंसान की राजनीतिक चेतना कैसी रही होगी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उसकी कहानी इन आधिकारिक रिकॉर्ड्स में दर्ज कहानी से कितनी अलग हो सकती है, ये सोचना भी इस इतिहास को समझने का एक जरूरी हिस्सा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हाँ, ये नाम सुनते ही आज की राजनीति की एक तस्वीर दिमाग में आती है। हाँ, लेकिन अगर हम 1947 से पहले की बात करें तो ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत आवाज थी। और वो आवाज हर साल एक जगह इकट्ठा होती थी, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में। बिल्कुल, ये सिर्फ बैठकें नहीं थी, कह सकते हैं ये वो लैब थी जहां आजादी के प्रयोग होते थे, जहां भारत के भविष्य पर बहस होती थी। आज हम इन्हीं अधिवेशनों की कहानी में और गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन बैठकों से जुड़े तथ्यों का एक खजाना है। और हमारा मकसद सिर्फ इन तथ्यों को दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इनके पीछे की कहानी को समझना है। ये समझने की कोशिश करनी है कि कैसे एक छोटी सी संभ्रांत लोगों की संस्था ने करोड़ों लोगों को जोड़कर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती दे दी। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत पर चलते हैं। 1885 ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब क्या ये पहले दिन से ही एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका लक्ष्य आजादी था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। सच तो यह है कि इसकी शुरुआत बहुत ही, कह सकते हैं, शांत और उदारवादी तरीके से हुई थी। और इसकी नींव एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ने रखी थी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। हाँ, और यहाँ पे एक दिलचस्प बात है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ह्यूम ही पहले अध्यक्ष थे, पर ऐसा नहीं है। वो संस्थापक और सचिव थे। अच्छा। जबकि पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और पहला अधिवेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, है ना? हाँ, पुणे में होना था, लेकिन वहाँ हैजा फैल गया था, तो जगह बदलनी पड़ी। तो उस पहली बैठक में कौन लोग थे? मतलब क्या पूरे देश से क्रांतिकारी जुटे थे? क्रांतिकारी तो बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि कुल 72 प्रतिनिधि थे, और उनमें भी ज्यादातर वकील, पत्रकार और जमींदार थे। मतलब पढ़ा लिखा तबका। हाँ, ये वो तबका था जो अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना नहीं चाहता था। वो तो बस उसके तहत कुछ सुधार चाहते थे। तो उनकी मांगे क्या थी? बहुत सीधी साधी, कि सरकारी नौकरियों में भारतीयों को ज्यादा मौके मिलें, सेना पर खर्च कम हो और विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। स्वराज जैसा शब्द तो दूर दूर तक नहीं था। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब एक ब्रिटिश अफसर एक संस्था बना रहा है और वो संस्था ब्रिटिश राज के अंदर ही सुधारों की मांग कर रही है। बिल्कुल।
इसी से जुड़ी वो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है जिसका जिक्र हमारे स्रोत में भी है। ये क्या थी? यहाँ बात वाकई गहरी हो जाती है। देखिए, ये सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय ने। अच्छा। उनका मानना था कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज डर गए थे। उन्हें लगा कि भारतीयों के अंदर जो गुस्सा है वो फिर किसी बड़े विद्रोह में न बदल जाए। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। हाँ, एक तरह से ह्यूम ने कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व की तरह बनाया। जैसे प्रेशर कुकर का वॉल्व अतिरिक्त भाप को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल देता है, वैसे कांग्रेस भारतीयों के गुस्से को याचिकाओं और भाषणों के जरिए बाहर निकालने का एक मंच बन गई। बिल्कुल। ताकि कोई बड़ा धमाका ना हो। तो क्या ये एक ब्रिटिश चाल थी या एक असली भारतीय आंदोलन? और खुद ब्रिटिश सरकार, मतलब उस वक्त के वाइसराय लॉर्ड डफरिन, वो इसे कैसे देख रहे थे? डफरिन का नजरिया तो कह सकते हैं मौसम की तरह बदला। मतलब? शुरुआत में उन्हें कांग्रेस से कोई खतरा नहीं लगा, बल्कि स्रोत बताते हैं कि उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन के प्रतिनिधियों को अपने घर पर दावत भी दी थी। दावत दी थी? हाँ, उन्हें लगा कि ये कुछ पढ़े लिखे लोगों का समूह है जिनसे सरकार को जनता की राय पता चलती रहेगी। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली होगी, जाहिर है। अरे बिल्कुल नहीं। जैसे ही कांग्रेस का असर बढ़ने लगा, डफरिन को खतरा महसूस हुआ और वही वाइसराय जो दावत दे रहा था, कुछ ही साल बाद कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था यानी अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहकर उसकी आलोचना करने लगा। वाह! तो जैसे ही कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की, सत्ता का नजरिया ही बदल गया। यही होता है। तो ये तो हुई अंग्रेजों की बात। क्या सारे भारतीय कांग्रेस के साथ थे? नहीं, ऐसा भी नहीं था। सर सैयद अहमद खान जैसे बड़े नेता इसके सख्त खिलाफ थे। क्यों? उन्हें लगता था कि अगर मुसलमान कांग्रेस से जुड़ेंगे तो वो अंग्रेजों की नज़र में दुश्मन बन जाएंगे और उनके समुदाय के हित खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए उन्होंने कांग्रेस का विरोध करने के लिए संगठन भी बनाए। तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त की राजनीति कितनी जटिल थी। मतलब कांग्रेस को एक ही वक्त में अंग्रेजों के शक और अपने ही देश के कुछ वर्गों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था। हाँ, लेकिन ये विनम्र शुरुआत ज्यादा दिन तक तो नहीं चली होगी। एक मोड़ आया जब संस्था के अंदर ही दरारें पड़ने लगी। और वो मोड़ था 1905 में बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन के इस एक फैसले ने भारतीय राजनीति में जैसे आग लगा दी। और इसी के बाद वो दो गुट बने, है ना? नरम दल और गरम दल। हाँ, बिल्कुल साफ साफ उभर कर सामने आए। एक नरम दल जो अब भी याचिकाओं और प्रार्थना पत्रों में विश्वास रखता था, और दूसरा गरम दल जिसमें तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता थे। बिल्कुल, और उनका मानना था कि अब हक मांगने से नहीं, छीनने से मिलेंगे। और ये टकराव 1907 के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आ गया, जिसे सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। हाँ, वहां तो हालत बहुत बिगड़ गई थी। मंच पर ही लड़ाई हो गई थी, जूते चप्पल तक चले थे। सच में? हाँ, कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई और इस फूट का सीधा फायदा अंग्रेजों को हुआ। लेकिन नेताओं को जल्द ही ये एहसास हो गया कि लड़कर सिर्फ दुश्मन को मजबूत किया जा रहा है। तो फिर ये दोनों दल वापस एक साथ कैसे आए? इसका जवाब है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ये एक ऐतिहासिक अधिवेशन था। इसमें क्या खास हुआ? इसमें न सिर्फ नरम दल और गरम दल फिर से एक हुए, बल्कि एक और बड़ा समझौता हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट। अच्छा, लखनऊ पैक्ट। हाँ, ये भारतीय राजनीति में हिंदू मुस्लिम एकता की एक बहुत बड़ी कोशिश थी, भले ही वो ज्यादा दिन ना चली हो। और इसी लखनऊ अधिवेशन के मंच से बाल गंगाधर तिलक ने वो नारा दिया था जो आजादी की लड़ाई का मंत्र बन गया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बिल्कुल। तो आप देखिए, सिर्फ 30 साल में कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गए। सही बात है। 1885 में सरकारी नौकरियों की मांग करने वाली संस्था अब 1916 में स्वराज को अपना जन्मसिद्ध अधिकार बता रही थी। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। और इस बदलाव को एक नई दिशा देने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ जो कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे देश का चेहरा बदलने वाला था। मोहनदास करमचंद गांधी। स्रोत बताते हैं कि वो पहली बार 1901 में कांग्रेस के मंच पर दिखे थे, पर उनका असली प्रभाव तो बहुत बाद में शुरू हुआ। और जब शुरू हुआ तो उन्होंने सब कुछ बदल दिया। हाँ, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने कांग्रेस का चरित्र ही बदल दिया। उन्होंने इसे वकीलों और बुद्धिजीवियों के क्लब से निकालकर किसानों, मजदूरों और आम जनता का आंदोलन बना दिया। और दिलचस्प बात यह है कि इतने प्रभावशाली होने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता सिर्फ एक बार की। सिर्फ एक बार?
ये तो हैरान करने वाला तथ्य है। कब और कहाँ? 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में। अच्छा। ये दिखाता है कि गांधी जी को अपनी बात मनवाने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं थी। वो कांग्रेस के नैतिक और आध्यात्मिक नेता बन चुके थे। और उनके आने के बाद कांग्रेस के लक्ष्य भी बड़े हो गए। और यहीं से हम 1929 के लाहौर अधिवेशन पर आते हैं। इसे एक टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है? मतलब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इतना बड़ा क्यों था? बहुत बड़ा। क्योंकि इससे पहले तक कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही थी, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही स्वशासन। बिल्कुल। लेकिन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने कहा, हमें आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये सिर्फ एक शब्द का बदलाव नहीं था। नहीं, ये पूरी मानसिकता का बदलाव था। ये एक ऐलान था कि अब बातचीत का दौर खत्म, अब मंजिल सिर्फ और सिर्फ पूरी आजादी है। और इसी अधिवेशन में तय हुआ कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। वाह! लेकिन सिर्फ आजादी का ऐलान कर देना काफी नहीं था। आजाद भारत कैसा होगा, इसका कोई नक्शा भी तो चाहिए था। बिल्कुल सही सवाल। और इसका जवाब हमें मिलता है 1931 के कराची अधिवेशन में। सरदार पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पास किए। मतलब कांग्रेस अब ये बता रही थी कि आजाद भारत में हर नागरिक को क्या अधिकार मिलेंगे और देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी। हाँ, ये भविष्य के भारत का एक ब्लूप्रिंट था। लेकिन इस रास्ते पर भी अंदरूनी टकराव तो हुए होंगे। स्रोत में त्रिपुरी संकट का जिक्र है, वो क्या था? वो कांग्रेस के भीतर का एक बड़ा वैचारिक तूफान था। 1939 में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए। एक तरफ थे गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया और दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस। और बोस चुनाव जीत गए। ये गांधी जी के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन गांधी जी के साथ मतभेदों के चलते बोस के लिए कार्यकारिणी समिति बनाना नामुमकिन हो गया और आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग विचार और रास्ते को लेकर कितनी गहरी बहस चल रही थी। हाँ, ये कोई एक आवाज वाला संगठन नहीं था। इसमें हर तरह के विचार थे और यही इसकी ताकत भी थी और कभी-कभी कमजोरी भी। अब कुछ और दिलचस्प तथ्यों पर आते हैं। अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की, ये हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहा? अबुल कलाम आजाद। वो 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और फिर दूसरे विश्व युद्ध की वजह से 1945 तक कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ। तो वो लगभग 6 साल तक इस पद पर बने रहे। हाँ, और उनके नाम सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड भी है। और जब आजादी का वो ऐतिहासिक पल आया 1947 में, तब कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन था? उस वक्त अध्यक्ष थे जीबी कृपलानी। भारत के बंटवारे और आजादी के उस तूफानी दौर में कांग्रेस की कमान उन्हीं के हाथ में थी। महिलाओं की भूमिका की बात करें तो आजादी से पहले 3 महिलाओं ने अध्यक्षता की, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। हाँ, और स्रोत की तारीखों में एक पैटर्न सा दिखता है। क्या पैटर्न? एनी बेसेंट 1917 में अध्यक्ष बनी। ठीक 8 साल बाद 1925 में सरोजनी नायडू और फिर ठीक 8 साल बाद 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। अरे हाँ, ये 8-8 साल का अंतराल ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये महज इत्तेफाक था या ये उस दौर में महिला नेतृत्व को मिलने वाले सीमित लेकिन नियमित मौकों का प्रतीक था? ये सोचने वाली बात है। तो इन सभी अधिवेशनों की यात्रा को देखें तो साफ है कि ये सिर्फ तारीखों और नामों की लिस्ट नहीं है, ये एक संस्था के बड़े होने की कहानी है। बिल्कुल, एक विनम्र उदारवादी समूह से शुरू होकर अंदरूनी झगड़ों से गुजरकर गांधी जी के नेतृत्व में एक जन आंदोलन बनकर और आखिरकार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य हासिल करने तक। हर अधिवेशन एक मील का पत्थर था। हाँ, फैजपुर में पहली बार किसी गांव में अधिवेशन होना या हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस का हिंदी के लिए रोमन लिपि की वकालत करना, ये छोटी छोटी घटनाएं भी बड़े बदलावों का संकेत थीं। अंत में स्रोत में एक और बात का जिक्र है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी को कांग्रेस का नया संविधान लिखने का काम सौंपा गया था। हाँ, और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। किस सवाल पर? जब कोई आंदोलन या संगठन बड़ा होता है तो क्या उसके शुरुआती नियम और आदर्श भी बदलने चाहिए? कांग्रेस का संविधान बदलना इस बात का प्रतीक था कि अब वो कुछ पढ़े लिखे लोगों का समूह नहीं रहा था, बल्कि एक जन आंदोलन बन रहा था
और उसे चलाने के लिए नए नियमों की जरूरत थी। तो ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए, चाहे वो किसी देश की आज़ादी हो या कोई सामाजिक बदलाव, संगठन को अपने मूल सिद्धांतों पर टिके रहने और समय के साथ बदलने के बीच संतुलन साधना कितना जरूरी होता है। यही संतुलन शायद सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। कांग्रेस की कहानी हमें यही सिखाती है कि वक्त के साथ न बदलना भी खत्म होने के बराबर है। उसे अपने लक्ष्य, अपनी रणनीति और अपने संगठन को लगातार बदलते रहना पड़ा, तभी वो इतनी बड़ी लड़ाई जीत सकी। नमस्कार और द डीप डाइव में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कह सकते हैं कि बिल्कुल शुरुआती दहलीज पर खड़े हैं। जी। यानी 1885 से 1905 के बीच का दौर। इसे इतिहास की किताबें उदारवादी चरण कहती हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये नेता वाकई में सिर्फ उदारवादी या नरम थे, या फिर उस वक्त के हिसाब से उनकी रणनीति ही सबसे सही थी? और ये सवाल ही मैं कहूँगा इस पूरी चर्चा का दिल है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी गुत्थी को सुलझाने में मदद करते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समझने के लिए इसे आमतौर पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है। हाँ, 3 चरण हैं। पहला तो यही उदारवादी दौर हो गया, 1885 से 1905। इसके बाद आता है उग्रवादी या जिसे राष्ट्रवादी दौर भी कहते हैं, 1905 से 1919, जिसमें लाल बालपाल जैसे नेता थे। बिल्कुल। और फिर आखिर में आता है गांधीवादी युग 1919 से 1947, जिसने हमें आज़ादी दिलाई। तो आज हम उस पहली ईंट की पड़ताल कर रहे हैं जिस पर आज़ादी की पूरी इमारत खड़ी हुई। तो चलिए इस पहली ईंट को जरा और बारीकी से देखते हैं। जब हम उदारवादी नेता कहते हैं तो असल में हम किन लोगों की बात कर रहे हैं? कौन थे ये लोग? इनमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हाँ। फिरोज शाह मेहता, W.C. बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प पैटर्न है। ये ज्यादातर नेता समाज के उस तबके से आते थे जिसे हम अभिजात वर्ग या इलीट क्लास कह सकते हैं। एलीट क्लास मतलब कोई बड़ा वकील था, कोई पत्रकार, कोई उद्योगपति, तो कोई जमींदार। और यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है, अगर ये नेता जमींदार और पूंजीपति वर्ग से थे तो क्या वो भारत की जो विशाल किसान और मजदूर आबादी थी उनकी समस्याओं को सच में समझते थे? आपने बिल्कुल नब्ज पर हाथ रखा है। क्या उनका एजेंडा पूरे भारत का एजेंडा था? देखिए, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अच्छा। ताकत इसलिए क्योंकि उनके पास शिक्षा थी, संसाधन थे और अंग्रेजों से उनकी ही भाषा में बात करने का हुनर था। लेकिन कमजोरी इसलिए क्योंकि वो आम जनता की जो रोजमर्रा की तकलीफें थीं, उनसे सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे। अच्छा, इस पूरी कहानी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इसकी नींव किसने रखी? इसमें भी तो एक अंग्रेज का नाम सबसे पहले आता है, A.O. ह्यूम। बिल्कुल। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, वो कांग्रेस के संस्थापक थे। और ये जानना भी जरूरी है कि वो सिर्फ संस्थापक नहीं थे। हाँ। वो कई सालों तक कांग्रेस के महासचिव भी बने रहे। अध्यक्ष तो हर साल बदलते थे, लेकिन संगठन की जो असली कमान थी, जो रोजमर्रा का काम था, वो लंबे समय तक ह्यूम के हाथ में ही रहा। तो ये बात तो कहानी को और भी पेचीदा बना देती है। बिल्कुल। तो इन पढ़े लिखे अभिजात वर्ग के नेताओं का मूल विश्वास क्या था? ये अंग्रेजों से चाहते क्या थे और उसे पाने का तरीका क्या था इनका? उनका एक बहुत गहरा मतलब लगभग अटूट विश्वास था ब्रिटिश न्यायप्रियता में। उन्हें लगता था कि अंग्रेज जो हैं वो स्वभाव से इंसाफ पसंद लोग हैं, और अगर हम अपनी बात सलीके से संवैधानिक दायरे में रहकर उनके सामने रखेंगे तो वो हमारी मांगे जरूर मान लेंगे। लेकिन एक मिनट, क्या ये थोड़ा भोलापन नहीं था? मेरा मतलब है 1857 का गदर हुए अभी 30 साल भी नहीं हुए थे। उस हिंसक दमन के बाद ये मानना कि वही अंग्रेज सिर्फ चिट्ठियां लिखने से मान जाएंगे, ये आज सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। आज लगता है, बिल्कुल लगता है। लेकिन उस दौर में उनकी सोच यही थी, और इसी सोच से उनका काम करने का तरीका निकला, जिसे 3 शब्दों में समेटा जाता है: प्रार्थना, प्रतिवेदन और स्मारकत्र। जी, प्रेयर, पिटिशन एंड मेमोरेंडम। मतलब सरकार को याचिकाएं भेजो, अपनी मांगों के लिए प्रार्थना करो, और अगर वो भूल जाएं तो याद दिलाने के लिए मेमोरेंडम दो। किसी भी तरह का जन आंदोलन, हड़ताल या टकराव वो उनके तरीकों में शामिल ही नहीं था। तो अगर आजादी उनका सीधा लक्ष्य नहीं था तो फिर वो हासिल क्या करना चाहते थे? उनकी कह सकते हैं विश लिस्ट में क्या था? उनकी विश लिस्ट में पूर्ण स्वराज जैसी कोई चीज नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश राज के भीतर सुधार था।
उनका सबसे बड़ा मकसद था भारतीयों के अंदर एक राष्ट्र होने का आइडिया जगाना। अच्छा। ये सोचना कि मद्रास का कोई व्यक्ति और पंजाब का कोई व्यक्ति एक ही देश का हिस्सा है, ये उस समय में एक नया और मैं कहूँगा क्रांतिकारी विचार था। यानी एक तरह से पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, एक राजनीतिक चेतना जगाना। बिल्कुल। और फिर आती थी कुछ ठोस मांगे, जैसे कि वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें भारतीयों को ज्यादा जगह मिले। सिविल सर्विस की परीक्षा सिर्फ लंदन में क्यों हो, भारत में भी हो, ताकि भारतीय भी उसमें हिस्सा ले सकें। प्रेस पर जो प्रतिबंध लगे हैं वो हटाए जाएं। ये छोटे छोटे कदम थे, लेकिन इनका मकसद था सिस्टम में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। ठीक है, तो उन्होंने एक नींव रखने की कोशिश की, लेकिन अगर हम उनकी ठोस उपलब्धियों की बात करें तो ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे हम कह सकते हैं कि ये इस दौर की सबसे बड़ी देन थी? बिना किसी शक के वो है दादाभाई नौरोजी का धन की निकासी का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। जी। अगर उदारवादियों ने अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ यही एक काम किया होता तब भी भारतीय इतिहास में उनका नाम अमर हो जाता। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये सुनने में ही बहुत पावरफुल लगता है। आज हम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जैसे शब्द बहुत आसानी से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस जमाने में किसी ने पहली बार, वो भी आंकड़ों के साथ, ये कैसे साबित किया होगा? ये तो अंग्रेजों का जो पूरा सिविलाइजिंग मिशन का दावा था उस पर सीधा हमला था। बिल्कुल। और ये सिर्फ हमला नहीं था, ये एक वैचारिक परमाणु बम था। नौरोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार तथ्यों और आंकड़ों से ये साबित किया कि अंग्रेज भारत का भला करने नहीं आए हैं, बल्कि लूटने आए हैं, बल्कि भारत को लूटने आए हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे भारत का पैसा, कच्चा माल, संसाधन, सब कुछ अलग अलग तरीकों से इंग्लैंड भेजा जा रहा है और बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा है। इसी ड्रेन की वजह से भारत दिन ब दिन गरीब होता जा रहा था। इस एक थ्योरी ने तो पूरा नैरेटिव ही पलट दिया होगा। जो अंग्रेज खुद को भारत का उद्धारक बताते थे, उन्हें शोषक की श्रेणी में खड़ा कर दिया। बिल्कुल। इस सिद्धांत ने अंग्रेजों की जो नैतिक सत्ता थी उसकी जड़ें हिला दी और इसने आने वाली पीढ़ी के राष्ट्रवादियों, यहां तक कि उग्रवादियों को भी एक ठोस आर्थिक आधार दिया, ये बताने के लिए कि हमें आजादी क्यों चाहिए। ये उदारवादियों की सबसे स्थायी और शक्तिशाली विरासत है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ने अंग्रेजों के नैतिक दावों की तो हवा निकाल दी। ये एक वैचारिक जीत थी, लेकिन क्या इस वैचारिक जीत का कोई ठोस राजनीतिक नतीजा भी निकला? मतलब क्या उनके दबाव में कोई कानून बदला? हाँ, एक नतीजा निकला। वो था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल्स एक्ट। ये उनके लगातार दबाव का ही नतीजा था कि ब्रिटिश सरकार ने विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाई। अच्छा। और उन्हें बजट पर बहस करने का, हालांकि वोट करने का नहीं, पर बहस करने का अधिकार दिया। ये बहुत छोटा कदम था, ऊंट के मुंह में जीरा जैसा, लेकिन ये पहली बार था जब भारतीयों को शासन में थोड़ी बहुत आवाज मिली थी। और वैचारिक स्तर पर उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण काम किया था, धर्मनिरपेक्ष राजनीति की नींव रखी। और ये सिर्फ बातों में नहीं था, उन्होंने इसे एक्शन में दिखाया। कांग्रेस के पहले 4 अध्यक्षों को ही देखिए। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। W.C. बैनर्जी, जो एक हिंदू थे, दादाभाई नौरोजी पारसी थे, बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम और जॉर्ज यूल एक ईसाई। ये कोई संयोग नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। ये उस दौर के लिए एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। वो दुनिया को और भारत के लोगों को एक तरह से चीख चीख कर बता रहे थे कि हम एक धर्म या जाति के नहीं, बल्कि एक भविष्य के राष्ट्र की आवाज हैं। उन्होंने अपनी लड़ाई सिर्फ भारत में ही नहीं लड़ी, जहां तक मुझे पता है। सुनने में आता है कि उन्होंने ब्रिटेन में भी एक मोर्चा खोल रखा था। जी, वो ये बात समझते थे कि असली सत्ता तो लंदन में है। इसीलिए 1893 में लंदन में इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। अच्छा। इसका काम था ब्रिटिश संसद और वहां की जनता को भारत की समस्याओं के बारे में बताना, उनके पक्ष में माहौल बनाना। इसमें सर विलियम वेडरबर्न और W.S. केन जैसे कई ब्रिटिश सांसद भी शामिल थे जो भारत के समर्थक थे। विलियम वेडरबर्न, ये नाम दिलचस्प है। ये वही है ना जो बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने? हाँ, और सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार बने, 1889 और 1910 में। वे एकमात्र यूरोपीय थे जो 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने। और उन्होंने ही A.O. ह्यूम की जीवनी भी लिखी थी, जिसका जिक्र आगे चलकर एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी में आएगा। ठीक है, तो उन्होंने एक मजबूत वैचारिक नींव रखी, धर्मनिरपेक्षता का संदेश दिया और कुछ छोटे मोटे राजनीतिक सुधार भी हासिल किए। लेकिन उन्हें नरम या उदारवादी कहा जाता है, जो आज़ादी के आंदोलनों में आम तौर पर तारीफ नहीं मानी जाती। उनकी सीमाएं क्या थीं? वे कहाँ चूक गईं? उनकी सबसे बड़ी सीमा मैं कहूँगा उनकी सोच में ही थी। उन्हें आम जनता की ताकत पर भरोसा नहीं था। जैसा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने एक बार कहा भी था
कि शिक्षित व्यक्ति ही भारतीय जनता के स्वाभाविक नेता हैं। उन्हें लगता था कि आम जनता भी अनपढ़ है, पिछड़ी हुई है और किसी बड़े राजनीतिक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। और ये सोच तो सीधे सीधे उनके अपने अभिजात वर्ग के होने से जुड़ी थी, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। बिल्कुल। इसका एक बड़ा उदाहरण किसानों के मुद्दों पर उनके रुख से मिलता है। हमारे सूद बताते हैं कि जब भी ब्रिटिश सरकार ने किसानों के पक्ष में कोई कानून लाने की कोशिश की जिससे जमींदारों के अधिकार कम होते, तो इन नेताओं ने उसका विरोध किया। हाँ, इन नेताओं ने, जिनमें से कई खुद जमींदार थे, उसका विरोध किया। वो आम जनता के आर्थिक मुद्दों से कटे हुए थे। उनका फोकस पढ़े लिखे शहरी वर्ग की समस्याओं पर ज्यादा था। क्या उस दौर में कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक सुधारों पर ही ध्यान दे रही थी? मतलब समाज में जो कुरीतियां थीं, जैसे बाल विवाह या विधवाओं की स्थिति, उस पर कोई बात नहीं हो रही थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कांग्रेस ने जानबूझकर खुद को सामाजिक सुधारों से दूर रखा। अच्छा, जानबूझकर? हाँ, उनका मानना था कि अगर हम सामाजिक मुद्दों को उठाएंगे तो संगठन में फूट पड़ जाएगी, क्योंकि अलग अलग धर्मों और जातियों के लोगों के इन पर अलग अलग विचार थे। इसलिए इस काम के लिए एक अलग संगठन बनाया गया, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस? जी। इसकी स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। ये कांग्रेस का एक तरह से सामाजिक सुधार वाला विंग था, जिसका अधिवेशन भी कांग्रेस के पंडाल में ही होते थे, लेकिन अलग से। मतलब राजनीति और समाज सुधार को अलग अलग रखा गया। अच्छा, क्या उस वक्त के सभी बड़े भारतीय नेता कांग्रेस से जुड़ गए थे या कुछ लोग थे जो इससे दूर भी रहे? नहीं, सब नहीं जुड़े थे। सर सैयद अहमद खां एक बहुत बड़ा नाम है जो कांग्रेस से दूर रहे। शुरुआत में वो अंग्रेजों के आलोचक थे, लेकिन बाद में उनका नजरिया बदल गया। क्यों? उन्हें लगा कि मुसलमानों का हित ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने में है। उनका मानना था कि कांग्रेस मुख्य रूप से एक हिंदू संगठन है और अगर मुसलमान इससे जुड़ेंगे तो अंग्रेज नाराज हो जाएंगे और मुसलमानों को सरकारी नौकरियों और दूसरी रियायतों से हाथ धोना पड़ेगा। और अंग्रेजों का क्या रुख था कांग्रेस के प्रति? क्या वे शुरू से ही इसे खतरे की तरह देखते थे? नहीं, शुरू में तो बिल्कुल नहीं। जब 1885 में कांग्रेस बनी तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने तो कांग्रेस के सदस्यों को अपने यहाँ एक गार्डन पार्टी भी दी थी। अरे वाह! जी। शुरू में अंग्रेज इसे एक ऐसे मंच के तौर पर देख रहे थे जहां पढ़े लिखे भारतीय अपनी भड़ास निकाल सकें। लेकिन ये हनीमून पीरियड लगता है ज्यादा दिन नहीं चला होगा। बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे कांग्रेस की मांगे बढ़ने लगी और वो सरकार की आलोचना करने लगे, अंग्रेजों का रवैया सख्त होता गया। यही लॉर्ड डफरिन थे जिन्होंने बाद में कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए उसे सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, का प्रतिनिधि कहा। मतलब एक ऐसी संस्था जो मुट्ठी भर लोगों की नुमाइंदगी करती है, पूरे भारत की नहीं। और लॉर्ड कर्जन तो इससे भी 2 कदम आगे निकल गए थे। लॉर्ड कर्जन तो कांग्रेस को देखना ही नहीं चाहते थे। उनका एक मशहूर बयान है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक ये है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मौत में सहायता करूं। बाप रे! मतलब 1905 आते आते अंग्रेज कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती और दुश्मन मानने लगे थे। जी। अंग्रेजों की ये दुश्मनी तो समझ आती है, लेकिन एक बहुत ही कह सकते हैं कि अजीब थ्योरी है जो कहती है कि कांग्रेस को बनाया ही अंग्रेजों ने था, एक सोची समझी साजिश के तहत। ये सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी क्या है? ये भारतीय इतिहास की सबसे दिलचस्प कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में से एक है। इस सिद्धांत के मुताबिक कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने अंग्रेजों के इशारे पर की थी। मकसद ये था कि 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय जनता, खासकर पढ़े लिखे वर्ग में जो गुस्सा और असंतोष उबल रहा था, उसे बाहर निकलने के लिए एक सुरक्षित रास्ता दिया जाए। एक सेफ्टी वॉल्व, जैसे प्रेशर कुकर में होता है। बिल्कुल, ताकि अंदर का गुबार धीरे धीरे निकलता रहे और कुकर फटे नहीं, मतलब कोई बड़ा विद्रोह ना हो। तो कांग्रेस एक ऐसा मंच था जहां भारतीय नेता साल में एक बार मिलते, भाषण देते, प्रस्ताव पास करते और घर चले जाते, और इस तरह कोई बड़ा विद्रोह टल जाता। ये विचार आया कहाँ से? ये विचार आया विलियम वेडरबर्न की लिखी ए.ओ. ह्यूम की जीवनी से। अच्छा, उन्हीं वेडरबर्न की जिनका हमने पहले जिक्र किया था। जी। उन्होंने इस जीवनी में लिखा कि ह्यूम को कुछ गुप्त रिपोर्टों से पता चला था कि भारत में एक और बड़ा विद्रोह पनप रहा है और उसे रोकने के लिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। इसी बात को पकड़कर बाद में लाला लाजपत राय जैसे उग्रवादी नेताओं ने इस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को बहुत मजबूती से पेश किया और लोकप्रिय बनाया। तो इस पूरी कहानी को अगर हम समेटें, इस 20 साल के दौर का मूल्यांकन करें, तो क्या कहा जा सकता है? हम ये कह सकते हैं कि उदारवादी चरण ने भारतीय राष्ट्रवाद की जमीन तैयार की। वो क्रांतिकारी नहीं थे, वो नींव के पत्थर थे।
उन्होंने पहली बार एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच बनाया, भारतीयों को राजनीतिक भाषा सिखाई और धन की निकासी जैसे सिद्धांत देकर ब्रिटिश राज की असलियत को बेनकाब कर दिया। लेकिन साथ ही उनकी सीमाएं भी उतनी ही साफ थीं। वो आम जनता से कटे हुए थे, उनकी राजनीति महफिलों और याचिकाओं तक ही सीमित थी, और उनका तरीका इतना नरम था कि वो अंग्रेजों पर कोई बड़ा दबाव नहीं बना पाया। बिल्कुल। उन्होंने जो जमीन तैयार की, उसी पर आगे चलकर तिलक और गांधी जैसे नेताओं ने आंदोलन की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की, लेकिन वो खुद कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने में नाकाम रहे। तो फिर यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या उदारवादियों की ये नर्म राजनीति उस समय की एक ज़रूरी और कह सकते हैं कि रणनीतिक नींव थी, जिसके बिना बाद का उग्रवादी और गांधीवादी आंदोलन मुमकिन ही नहीं हो पाता? या फिर ये सिर्फ एक अभिजात वर्ग का प्रयास था जो आम जनता की नब्ज पहचानने में पूरी तरह नाकाम रहा और जिसे इतिहास में एक ग्लोरियस फेलियर या एक शानदार विफलता के तौर पर देखा जाना चाहिए? इस पे ज़रूर सोचिएगा।